स्वागत है सभी का। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा है, ध्यान रखना है। 74th बीपीएससी और जो टीआरई 4 में शामिल होने वाले, जो अपियर होने वाले विद्यार्थियों हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, सबके लिए उतना ही फ्रूटफुल है। ठीक है। बिहार दरोगा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो भी मतलब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जिस भी लेवल का प्रश्न पूछाता है, इजी टू डिफिकल्ट, मॉडरेट, सभी को यहाँ पर कराना है। ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप सभी का गुड मॉर्निंग। मणिमाला, मुन्नी, धनंजय, राम बाबू, सबका स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम कल आपको छोड़े हुए थे आर्टिकल 18 पर। हाँ, आर्टिकल 18 पर कल छोड़े हुए थे। ठीक है, ये लिखवाना है हमको, उपाधियों का अंत। पहले इसको टाइटल लिख लीजिए, उपाधियों का अंत। ठीक है। अब इसमें लाइन से लिखना है, जहां पर समझाने वाला पार्ट होगा उसको मैं आपको समझा दूंगा। एक कोशिश आपको ये करनी है कि जो प्रीलिम्स, जो पीछे का क्वेश्चन आपको हमने कराया है या पीछे का जो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित टेस्ट मंडे को होगा। टाइपिस्ट साहब अब शायद कल आएंगे, तो क्वेश्चन दिया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, मौलिक अधिकार वाला भी खंड हम नहीं लेंगे, लेकिन भाग 1, भाग 2 और जो मैंने पढ़ाया है प्रीएम्बल से संबंधित प्रश्न आपके होंगे। और वो बीपीएससी जो भी आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो आयोग के प्रश्न का नेचर होता है, उसी नेचर का प्रश्न आपका मिलना है। इजी भी रहेगा, कुछ डिफिकल्ट भी रहेंगे। आपको क्या करना है, आंसर देने की कोशिश करना। अपियर सभी लोग होंगे, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो अपियर ना हो। ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। फिर से लिखिए, 18 में लिखिए डैश करके। उपाधियों का अंत के बाद लिखिए 18(1). उपाधियों का अंत हो गया। अब पॉइंट लगाइए 18(1). अब इसका भी जो पार्ट है उसको लिख देते हैं, आर्टिकल 18(1) करके डैश दीजिए। इसमें लिखिए 18(1) में लिखिए, लिखिए राज्य मतलब स्टेट, राज्य सेना या विधि संबंधी, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा, राज्य सेना या विधि संबंधी मतलब मिलिट्री या लॉ, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा, सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। 18(2) लिखिए, 18(2). मैं बाद में सबको कंक्लूड करूंगा। 18(2) लिखिए, देखिए भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक चाहे वह किसी भी पद पर हो, भारतीय नागरिक चाहे वह किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर हो, विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता है, विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता है। विदेशी व्यक्तियों से उपाधि नहीं ले सकता है। सब समझाएंगे, सब पर इसमें एक एक चीज जो समझाएंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका ना, वो अलग है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है या आपका अप्रोच क्या है, तो भारत सरकार अप्रोच देखती है। मैं आगे बढ़ चर्चा करूंगा। 18(3) लिखिए, 18(3), 18(3) लिखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। सर टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, बता दिया जाएगा आपको, अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, उसका पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ऑफलाइन हम वहाँ डिस्कशन करा देंगे। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं है, आगे लिखिए, राज्य के अधीन कॉमा देके, राज्य के अधीन किसी, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, विदेशी राज्य से
उपाधि धारण कर सकता है। विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकता उसको नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है। मान लो राजदूत है कोई, अमेरिका का राजदूत भारत में है, अच्छा काम करेगा तो अमेरिका उसको सम्मान दे सकता है, वो ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है। अब भारत का कोई नागरिक है और वो विदेश में जाके काम कर रहा है और रसिया में अच्छा काम किया तो भारत सरकार उसको सम्मान दे सकती है। तो भारतीय नागरिक नहीं है तो कहीं विदेशी से उसको सम्मान मिलेगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। 18(4), 18(4) लिखे दस दीजिए। लिखिए, कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक, कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक, कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक अगर भारत में लाभ के पद पर आसीन हो, अगर भारत में लाभ के पद पर आसीन हो, तो विदेशी राज्य द्वारा, तो विदेशी राज्य द्वारा दिए गए उपहार, राज्य के द्वारा दिए गए उपहार कौमा भेंट, विदेशी राज्य के द्वारा, वही विदेशी राज्य को देश के संदर्भ में समझ आता है। यहाँ पर, यहाँ जो राज्य का मतलब है देश से है, ठीक है। विदेशी राज्य के द्वारा दिए गए उपहार कौमा भेंट या उपलब्धि या पद, या उपलब्धि या उपलब्धि या पद, या पद, पोस्ट, कोई पोस्ट मिलता है या पोस्ट, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकेगा। भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, जब तक अप्रूव नहीं करेंगे नहीं लेगा। इस समझ में आ गया? मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है, कोई भी है, भारत में अगर उसको रसिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, किसी के द्वारा पद दिया जाता है, कोई पोस्ट, कि अच्छा काम कर रहे हैं आपको पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं आपको क्या देते हैं, कोई उपलब्धि देते हैं, कोई सम्मान देते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है, उसको सूचना कहाँ देना होगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहेंगे कि ठीक है अप्रूव तो तुमको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, नोट करके लिखिए, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 एवं आर्टिकल 4 ऐसे लिख लिया ना? ठीक है, हाँ वही 18 का 18 ही लिखवा रहे हैं, ठीक है, संदर्भ यही है। आर्टिकल 18 का 3, 18 का 4 लिखिए, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, 18 का 3, 4 यहां मैंने लगा भी तो दिया है, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक मेंस का क्वेश्चन है जनरली, बस खाली चर्चा कर लेंगे ताकि दिमाग में रहे। 1954 में जब जनता पार्टी, 1954 में भारत रत्न 3 गो पुरस्कार शुरू हुआ था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, 4 पुरस्कार होते हैं ना, शुरू हुआ था। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उसको बंद कर दिया, कहा कि ये बेकार है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत रत्न, भारत से बड़ा कोई रत्न नहीं हो सकता है, देश से बड़ा, तो उसको हटा दिया था। फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इसको वापस लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जो है पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। तो पुरस्कार जब मिलता है तो व्यक्ति के क्या गुणों को देख के मिलता है, उसके उपलब्धियों को देख के मिलता है, समाज को कुछ देता है उसके लिए उसको पुरस्कारित किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति आगे नाम के आगे भारत रत्न लगा सकता है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जनता पार्टी सरकार ने रोका था, फिर से कांग्रेस सरकार ने उसको शुरू कर दिया, तब से लगातार चल रहा है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार किस श्रेणी में है,
तो पुरस्कार है, न कि क्या है, उपाधि है। अगर उपाधि होता तो नहीं मिलता वो। तो पुरस्कार का रोक नहीं है, पुरस्कार आप ले सकते हैं। अब देखो 18(1) में क्या है, 18(1) में क्या है, पढ़ो। 18(1) क्या बोलता है? ठीक है। अब सेना में लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर है, ये सब टाइटल है, टाइटल है ना। उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है खिलाड़ियों को। सेना को वीरता पुरस्कार मिलता है, वीरता पदक मिलता है। ठीक है। कौन कौन चक्र है, रणवीर चक्र, परवीन चक्र, कौन कौन से चक्र, और बहुत सारे चक्र उनको मिलता है। तो सब क्या है, पुरस्कार है। उसको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड अगर किसी भी सेना के कर्नल को या किसी को मिलता है तो क्या है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और है, कोई भी विद्या संबंधी सम्मान। अगर विद्या है, जैसे तुमने कुछ डॉक्टरेट के डिग्री हासिल की तो आपको डॉक्टर का उपाधि मिलेगा, मिलेगा आपको। आपने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट मिलेगा। आपने कहीं से एमबीबीएस किया है विदेश से, तो वहां जो जो उसका टाइटल है आप लगा सकते हैं। तो वही लिखवाया कि राज्य के सेना या विद्या संबंधी जितना पुरस्कार है वो मिलेगा। जैसे तुम देखते हो न्यूज में कि कोई अगर एमबीए करता है तो टोपी उछालता है, स्कॉलर टाइप का, तो उसको पुरस्कार मिलता है। तो 18(1) सीधे कहता है कि सेना और विद्या, इससे संबंधित कोई भी पुरस्कार कभी भी किसी को मिल सकता है, रोक टोक नहीं है। ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार है। पुरस्कार किसका मानक है? पुरस्कार मानक है तुम्हारे टैलेंट का। उपाधि किसका मानक है? तुम्हारे पोस्ट का। उपाधि मतलब कि तुम भले तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है, तो तुमको गांव में कह देगा सब क्या, लैंड लॉर्ड, जमींदार साहब है। तो जमींदार साहब का कुछ गुण है क्या? क्या है उनके पास? एक भौतिक एसेट है, संपत्ति है, तो उसके लिए उनको जमींदार कहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या जिसके लिए उनको पुरस्कार मिले? नहीं। तो उपाधि का मतलब, जो ये देसी रियासत वाला राजा महाराजा था ना, जो लगाता था महाराजा सिंह, राजा सिंह, उसको हटाने के लिए किया गया कि भारत जब लोकतंत्र हो गया है तो राष्ट्रपति से ऊंचा पद कोई नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हटा दिया, उपाधियों का अंत किया गया कि इसके बाद भारत में कोई ये ना कहे कि हम फलना के महाराजा है, हटवा के महाराजा है, ठीक है, दरभंगा महाराजा है, नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया? 18(2) में क्या कहता है, पढ़ो। ठीक है। विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, मतलब तुम भारत में अगर काम कर रहे हो, भारतीय नागरिक हो, तो कोई विदेशी राज्य तुमको उपाधि कैसे दे देगा? शक हो जाएगा कि जासूसी करता है, इसका मतलब। अगर तुम भारत में किसी पोस्ट पर हो, आईबी में हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, या रॉ में हो, राइट, क्या है रॉ का फुल फॉर्म? रिसर्च एनालिसिस विंग्स। तो रॉ में हो, तो रॉ में हो तो तुमको कोई पुरस्कार विदेशी राज्य देगा तो सीधे शक जाएगा कि ये स्पाई है, ये जासूसी करता है। तो विदेशी राज्य जब भी तुमको पुरस्कार देगा तो किससे मिलना पड़ेगा तुमको? राष्ट्रपति से। अगला वही है। तो 18(3) में क्या कह रहा है? पुरस्कार मिल सकता है, भारतीय नागरिक नहीं है, पुरस्कार ले सकता है, लेकिन कौन लेंगे? एम्बेसडर का नाम सुनते हो, राजदूत सुने हो ना। तो जितने जो राजदूत है जो भारत में काम करते हैं, राजदूत गाड़ी नहीं, पद, एम्बेसडर का पद। ठीक है। तो कोई राजदूत है भारत में काम कर रहा है, रसिया का राजदूत है, भारत और रसिया के रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अच्छा काम किया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि हम अपने ऑफिसर को आपके देश में फलाने कार्य के लिए उपहार देना चाहते हैं, मतलब टाइटल देना चाहते हैं, तो दे सकते हो। प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं कहीं, तुमको मिलता है कि नहीं गैलेंट्री अवार्ड, पद मिलता है? तो कौन? राष्ट्रपति की अनुमति से मिलता है, राष्ट्रपति अप्रूवल देते हैं। ठीक, मिलता तो राष्ट्रपति के नाम से ही सब कुछ है, इनको कहलाता है कि प्रधानमंत्री को मिला। सारे कार्य किसके नाम से हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम से। राज्य में सारे काम किसके हो रहे हैं? राज्यपाल के नाम से, क्योंकि औपचारिक प्रधान कौन है? राज्यपाल है। वास्तविक प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री काम करेगा और राज्यपाल का नाम होगा, बस यही ना होता है। 18(4) में क्या कहता है, देखो। हाँ, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी। 18(3) किसका चर्चा करता है? विदेशी नागरिक की चर्चा करता है भारत के अंदर। और 18(4) देशी, मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को शामिल कर देता है। कोई दिक्कत? जब भी कोई पुरस्कार लेगा, पोस्ट लेगा, पद लेगा, तो किससे पूछेगा? राष्ट्रपति से। यही है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 क्यों किया गया? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी राष्ट्रपति से बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? महामहिम। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ठीक है, तो उससे ऊपर पद महाराजा, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, तुम्हारा नाम महाराजा। तो टाइटल कोई भी नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल 18 हटाया, टाइटल इसलिए हटाया कि लोगों के बीच में क्या हो, भाईचारा कायम किया जा सके। विशेष जो प्रावधान था कि तुम विशेष हो और हम क्या है, सामान्य हैं, उस प्रोविजन को खत्म करने के लिए आर्टिकल 18 का प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो आर्टिकल 19 लगाओ, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। आर्टिकल 19,
ठीक है, बिल्कुल नोट करते चलिए। आर्टिकल 19 लिखिए, इसमें क्या है, 19 से 20 तक क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, तो 19 से 20 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21 से, दो से हर बार एग्जाम में प्रश्न होता है, इस बार भी आएगा, पहले ही बता देते हैं, फिक्स है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 20, 20, 19, 20, 21, 22, इस चार से हमेशा प्रश्न रहता है और रहेगा। तुम पीवाई को देखो, टीआरई 1, 2, 3 का पॉलिटी लिख के ले आओ, उठा कर ले आओ, तुमको मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल थोड़ा समझना है, जहां नहीं समझना है वहां खुद ही हम क्लास को थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो आर्टिकल 19 लिख के डैश लगाइए, लिखिए इसमें अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं, खाली अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नहीं, अब अन्य जुड़ जाएगा, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। ठीक है, अन्य फ्रीडम्स। ठीक है, लिखिए इसमें, इसमें लिखिए पॉइंट करके पहला पढ़ लिखिए, इसमें 19(1) से लेकर 19(6) तक, 19(1) से लेकर 19(6) तक, 19 ब्रैकेट में 1 से लेकर 19(6) तक कुल 6 खंड है, कुल 6 खंड है, 6। कुल 6 खंड है, जिसमें जिसमें 19(1) में 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्र 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, जब तक, जबकि 19(2) से लेकर 19(6) तक, जबकि 19(2) से लेकर 19(6) तक स्वतंत्रताओं पर लगने वाले 19(6) तक स्वतंत्रताओं पर लगने वाले युक्तियुक्त निर्बंधन की चर्चा की गई है। स्वतंत्रताओं पर लगने वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त निर्बंधन की चर्चा की गई है। रीजनेबल, लॉजिकल, रोक लगाएंगे लेकिन लॉजिक होगा, ऐसा नहीं कि बिना मन के निषेध लगा दिया, लॉजिकल रोक लगाया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लगाया गया है। पहला ही प्रश्न पूछा था एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है, और ऑप्शन था 19(1), 19(3), 19(4), 19(5) ऐसे करके, और एक ऑप्शन था 19(2) से लेकर 19(6) तक, यही आंसर था, और लोगों ने 19(2) लगा के चला है। तो 19(2) से 19(6) तक क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकते वो जान लो पहले, क्या नहीं करना है उसके बाद स्वतंत्रता है, ये चीज नहीं करना है बाकी करो। तो ये कहाँ वर्णन है, 2 से लेके 6 तक, याद रहेगा। अब 19(1) लगाओ, 19(1), 19(1) में क्या है, क है, क्योंकि 6 भाग है उसका, बताया था ना, 19(1) में 6 है, तो 19(1) क लगाओ, 19(1) करके क लगाओ, देखो कितना पॉलिटी आसान सब्जेक्ट है। ठीक, हाँ ठीक है, 19(1) क, एक बार पॉलिटी क्लास अगर हो जाए बढ़िया से पढ़ लो तो सबसे आसान सब्जेक्ट है ये। अगर ना पढ़ो तो सबसे ज्यादा जटिल सब्जेक्ट यही है। ठीक है, क्योंकि दिमाग घुमा देगा एग्जाम में, जहां पूछेगा कि मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, और उसी में चकरा जाओगे कि आखिर है क्या ये, वैधानिक, कानूनी, मौलिक, राइट टू। तो खाली आपको शब्द जानना है, पॉलिटी में बस ये ध्यान रखना है कि शब्द से खेलता है। वकील लोग किससे खेलता है, शब्द से, हर चीज वहां पर शब्द का ही खेल है। जाओगे वकील के पास, तुम कुछ और बोलोगे, तुम बोलोगे फ्रीडम, वो बोलेगा लिबर्टी, बस इसी में अंतर है।
अब फ्रीडम कहोगे तो चुना देगा कि 2 से 6 तक तुम्हारे फ्रीडम पर रोक है, लिबर्टी पर रोक नहीं, हम सांस ले सकते हैं, हो गया, केस हार गए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए 19(1) क्या लिखवाया मैंने, क, इसमें डैश देके लिखिए। लिखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रट जाना है। 19(1) क में क्या है, भाषण, भाषा नहीं, भाषण, भाषण स्पीच, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टाइप है लेकिन एग्जाम में यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब अभिव्यक्ति क्या है, तो अभिव्यक्ति है कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है विचार, जैसे तुम लोग दोस्त लोग बात करते हो तो अभिव्यक्ति है, तो हंसी मजाक करते हो अभिव्यक्ति है, तुम्हारे दिमाग का चीज है, तुम अभिव्यक्त कर रहे हो, ठीक है। भाषण में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब भाषण में नहीं कि रोक खड़ा है लगे गाली देने, ठीक है, कि तुम साले कमीने यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, ठीक है। तो स्पीच का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास अनुशासनात्मक शब्द होने चाहिए। चेयरपर्सन को हमको करना है, एड्रेस करना है, उनको बुलाना है, तब ना भाषण शुरू होगा। भाषण सुन दे, मोटा आके बैठा हुआ है, बताइए ये भाषण क्या, हमको बुलाया है तो सुनिए, ये तो 1 नंबर के ये है वो है, तो ये भाषण नहीं हुआ। इसको तो बेइज्जती करना, तो सीधे चल जाएगा कोर्ट में ही कि देखिए मानहानि का केस करेगा। 50 आदमी के बीच में हमारे अंदर भाषण दिया है, तो भाषण का मतलब तुम्हारा वर्ड कैसा हो, सभ्य हो, तो पोलाइट वर्ड में बात करना है और सोच समझ के बात करना है। जाति पाति का बात नहीं होना चाहिए, धार्मिक बात नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जो मुद्दा है उस मुद्दा से बाहर नहीं भटकना है। अगर भाषण देना है गांधी जी पर, तो भगत सिंह का चर्चा शुरू नहीं कर देंगे, तो गांधी जी का फिर बुराई होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो भाषण का मतलब हुआ कि तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा जो लॉजिक है वो सोशल होना चाहिए। और अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि तुम 2 दोस्त बात करो ना, क्या दिक्कत है। अभिव्यक्ति मतलब सीधे हुआ, तुमसे नाराज है तो हम बोल दिए कि हम तुमसे नाराज है, किस बात के लिए वो भी बता दिए। कह देंगे बुरा नहीं मानना, अब बोलेंगे बुरा लगने के लिए ही, ठीक है। तो ये सब उसमें आता है। आगे लिखिए, लिखिए 19(1) ख, 19(1) ख, 19(1) ख में लिखिए शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित मतलब बिना हथियार के, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, ठीक है। इसमें कुछ समझाना है। शांतिपूर्ण मतलब अगर जो यहाँ पर आजकल आप देखते हैं जहां तहां जो भीड़ एकत्रित होती है, या किसी प्रकार का क्राउड होता है, या कहते हैं हड़ताल पर चलो, या जो भी करने के लिए जुलूस होता है, उस सब जुलूस पुलिस से अनुमति लिया जाता है। तो पुलिस से क्या चीज का अनुमति होता है, इसी का अनुमति होता है कि हथियार लेके हम नहीं रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे। अब बीपीएससी वाला जितना जाके, टीचर वाला जाके जो हड़ताल किया गर्दनी बाग में, तो कैसा 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 हड़ताल था वो, तो किसके तहत था, 19(1) ख, थाना से जाके परमिशन लेना पड़ता है, थाना से लिखित देना पड़ता है कि हाँ हम जहाँ इकट्ठा कर रहे हैं हमारे मुद्दे ये हैं और इसके लिए हमने किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया है। अगर पुलिस को कूटने का मन होगा तो उसमें वो पिस्तौल वाले को भेज देगा और कहेगा देखो तुम्हारे सम्मेलन से पिस्तौल वाला मिला है, उसी आधार पर जेल, ठीक है। तो वाटर कैनन ये सब जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, कुछ आरोप लायक होता है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए 19(1) ग लगाइए, 19(1) ग, 19(1) ग। ग्रेजुएट आप लोग हो गए लेकिन क ख ग का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 19(1) ग लिखिए, इसमें संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये भी बता देंगे हम। संगम या सहकारी समिति, शब्द यही लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति, समिति बनाने का अधिकार, समिति में दोनों में हर शिकार होगा, समिति बनाने का अधिकार, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति का अर्थ क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स, मतलब मान लीजिए पापड़ या चिप्स का कुछ दुकान करना है, तो 10 महिला मिली, पापड़ का दुकान खोल ली मिल के, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी का काम है, सिलाई कढ़ाई का काम है, तो वो क्या है, सहकारी संघ बना सकती है। बच्चा सबको शिक्षा देना है ग्रामीण सेक्टर में, तो कुछ महिलाएं मिल के क्या करेगी, सहकारी बना ली। इसी प्रकार पुरुष भी कर सकते हैं, सहकारी में ही आता है, बिल्कुल जीविका सहकारी का एग्जाम्पल है।
तो इसका मतलब सीधे हुआ कि किसी प्रकार का हम संगम, मतलब क्या हुआ, मतलब होली मिलन समारोह देखते हो, तो इसमें हुआ कि कुछ अपने जाति सम्मेलन देखते हो, संगम, संगम मतलब कि हम लोग अपने एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 आदमी मिल के कहीं पर मीटिंग कर सकते हैं, वही संगम हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें लिख लीजिए 97वें, ये पूछता है 97th TAA, उसी में लिखिए नीचे 97th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 97th CAA कब हुआ था भाई? ये 2011, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा करिए संविधान में संशोधन करके सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया है। गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्रालय भी आ चुका है, इसी के कारण आया है। संविधान में सहकारी समितियों को भी शामिल कर लिया गया है, जोड़ दिया गया है। संविधान में सहकारी समितियों को भी जोड़ दिया गया है। संविधान में सहकारी समितियों को भी जोड़ दिया गया है। गृह मंत्री का डिपार्टमेंट क्या है? सहकारी मंत्रालय भी है अब। तो सहकारिता मतलब कि खाली बोलने से नहीं होगा, कुछ काम करोगे तो सरकार बोला करेंगे। 2011 में सहकारी शब्द को जोड़ दिया गया। तो सहकारिता मंत्रालय किस कोऑपरेटिव का काम क्या है? छोटे छोटे जो उद्योग है, मध्यम मिडिल या बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करना है? जीविका एक्टिवेट करना, किसी प्रकार का हम रोजगार प्रदान, रोजगार सृजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? 19(1)(ग), मतलब कोई सहकारी समिति बना रहे हो, अगर कोई रोक रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में किसके खिलाफ जाओगे? 19(1)(ग। कहो कि हम सहकारी बना रहे थे, ये मना कर रहे हैं, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, हमको सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हम कोऑपरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, कोई तुमको नहीं रोक सकता है, बट लीगल होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव करके गांजा बेच रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। गंजरी सब आके खरीद खरीद के ले जा रहा है तो वो नहीं आएगा। पॉजिटिव काम करने के लिए सहकारी संघ बना सकते हो। अगला लगाओ 19(1)(घ), 19(1)(घ) लिखिए भारत के राज्य क्षेत्र में, डैश तक लिखिए, इसमें 19(1)(घ) में लिखना है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक कहीं भी घूमने का अधिकार। ऐसे तो शब्द लिखवाएंगे तो थोड़ा है अबाध संचरण, लेकिन तो लो हिंदी लिखो। भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक कहीं घूमने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार। ऐसे टोकेगा कौन? घर के अलावा, घर वाले के अलावा कोई टोकता भी नहीं, कहाँ जा रहे हो, ठीक। पड़ोसी का काम इसलिए है कि पड़ोसी न खा के खुश है न सो के खुश है, वो बगल वाला क्या कर रहा है उस पर बहुत खुश है, ठीक है। सुबह से उठ के अपने बच्चे क्या करते हैं उनकी चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं बहुत बड़ी चिंता है, ठीक है। तो ये आज से नहीं रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आज की समस्या है, नहीं, ये युगे युगे से चले आ रहा है, ठीक है। तो नेशन फर्स्ट पॉलिसी भी सरकार ने इसलिए बनाया है कि पहले पॉलिसी को देखो और तब अपना कुछ करो। तो बहुत लोग पड़ोसी के कारण जगते भी हैं, ठीक है, और बहुत लोग पड़ोसी के कारण जल्दी सो भी जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं गांव में जो पड़ोसी के कारण आगे की शिक्षा कवर नहीं कर पाई, क्योंकि पड़ोसी ने कह दिया कि बस हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो चूंकि पड़ोसी ने रामबाण शब्द बोल दिया तो माँ बाप को बुरा लगा, माँ बाप को बच्ची समझा के थक रही है कि माँ मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ बाप को भरपूर भरोसा है, पड़ोसी को थोड़ा भी भरोसा नहीं, इसके कारण शिक्षा रोक दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज चलते रहता है, ठीक है। आगे लिखे नेक्स्ट 19(1)(अंग), आर्टिकल 19(1)(अंग), आर्टिकल 19(1)(अंग, इसमें लिखिए भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार, निवास करने या बसने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार। मन करे तो पटना में घर बनाओ, मन करे तो आप जम्मू कश्मीर में बना सकते हो, कुछ दिन और रुक जाओ, वो भी प्रोविजन आने वाला है। इसमें पहले हम लोग लिखवाते थे एक्सेप्शन, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, अब एक्सेप्शन हमने हटा दिया है,
अब जम्मू कश्मीर का भारतीयकरण हो गया है, अब वो भारत का हिस्सा है। पहले क्या था, भारत का समझौता वाली हिस्सा था, वो समझौता एग्रीमेंट था पहले। रेंट एग्रीमेंट जानते हो ना क्या होता है? 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट है। 11 मंथ तक तुम्हारा मकान मालिक तुमको कुछ नहीं टोकने जाएगा, ना तुमको निकालने जाएगा घर से। 11 मंथ के बाद पहला दिन वो चाहेगा तो एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो पहले लिखवाते थे, अभी भी लिखवाया जा सकता है। नोट लिखो, पहाड़ी राज्य, नोट लिखो इसमें, नोट लिखो, पहाड़ी राज्य, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र, पहाड़ी राज्य, कौमा, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र, पहाड़ी राज्य, कौमा, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र, तथा वे सभी क्षेत्र जहां सरकार द्वारा, तथा वे सभी क्षेत्र जहां सरकार द्वारा कानून बनाकर बसने से रोका गया है। वे सभी क्षेत्र जहां सरकार द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा कानून द्वारा या कानून बनाकर बसने से रोका गया है, कानून बनाकर बसने से रोका गया है। मतलब पहले लिख लीजिए, बसने से रोका गया है। इसका अर्थ सीधे क्या हुआ, जैसे राज्य सरकार अगर या केंद्र सरकार कानून बना दे कि फलाने फलाने क्षेत्र में निवासियों की संख्या को देखते हुए निर्जातीय कारणों से, पर्यावरणीय कारण, बहुत सारा कारण है, पर्यावरण के कारण से बाढ़ उड़ाता है, बहुत कुछ है, तो कह देगा कि इस क्षेत्र में कोई आदमी घर नहीं बना सकता है। तो सरकार ने रोका है तो आपको मानना पड़ेगा। तो जहां सरकार चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र, जो शेड्यूल 5 में या शेड्यूल 6 हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वो छोड़ के बाकी जो दूसरा लिस्ट में सब राज्य है, तो उस क्षेत्र में जनजातियों का स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो लोग कुत्ता भी खाता है मार उड़ के, तुम लोग कुत्ता खा नहीं पाओगे, पड़ोसी बनोगे तो कुत्ता खाना पड़ेगा, फेस्टिवल में तो बुलाएगा। तो पहले ही सरकार बोल देगा कि देखो कुत्ता खाने का मन है तो जाओ, तो जाना नहीं है। तो उन क्षेत्रों में क्या करना है, नहीं जाना है, क्योंकि उनका उनका वहां पर प्रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्वेशन है उनको। तो जहां पर सरकार मना करेगी और जो लिस्ट में संविधान के द्वारा जोड़ा गया है वहां छोड़ के, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, अब नहीं है। आगे लिखिए, 19 च हटा दिएगा, याद है ना, संपत्ति का अधिकार पहले 7 था, तो इसको लिख दीजिए 19 च, डैश दे के लिखिए, डैश दे के लिखिए। किस किस संविधान संशोधन से, ठीक, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे हटा दिया गया, सीधे लिख दो, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे हटा दिया गया है। सॉरी 1978 द्वारा, 76 तो 42वां ही, हाँ ठीक है, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। बार बार बता दिए हैं, भाग 12 में 300 क के तहत लीगल अधिकार बना दिया गया है, तो बार बार नहीं लिखवाएंगे, एक बार लिखवा दिए वही याद रहना है। अब आगे लिखिए 19 इतना ही था, हटा दिया गया। अब आर्टिकल 31 और 19 दोनों हट गया है, आर्टिकल 31 भी हटा है और ये भी हटा है। तो हटा है तो इसको मेंशन करवा दिया कि पूछिए कि सर क ख अंगा पढ़ा रहे थे, च गायब कर दिए, चौफुट चम्मच कहाँ गया, तो यही बताया मैंने, चौफुट चम्मच हट गया है। अब लिखिए 19 डैश दे के लिखिए, कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, व्यापार, जीविका, जीविका, पेशा, कौमा लिखे, पेशा, पेशा करने का अधिकार, बिजनेस कर सकते हो, मना कोई नहीं करेगा, पैसा भले कोई नहीं देगा लेकिन बिजनेस के लिए मना कोई नहीं करेगा, आइडिया तो नहीं देता, ठीक है। कोई भी व्यापार, पेशा, क्या लिखवाया है, जीविका, ठीक है, हाँ कुछ भी करने का अधिकार, मतलब है कि तुमको प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशनल बनना है बन सकते हो। जैसे हमने चुना शिक्षक बनना, तो मेरा प्रोफेशन है तो हम चुन लिए। तुमको बनना है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बन गए, चुनना नहीं है, मजबूरी है। टीचर बनना तुम्हारा प्रोफेशन है, तो कोई भी हाँ नहीं है, जिसको नहीं है तो कुछ और बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीधे कहना है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता है हमारा अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 19 से लेकर 19 तक हम कल परसों हर दिन पूछेंगे एक एक करके
क्योंकि यहाँ से सीधे प्रोविजन वाले प्रश्न आते हैं। 19(1) च आएगा एग्जाम में, सीधे ऑप्शन में रहेगा। और वहां पर बाद में हमको मत कहना कि सर आप बताए नहीं थे, नहीं तो सीधे हम आर्टिकल 19 लिखवा के चल जाते, हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब लिखिए 19(2), 19(2). अब 19 से 19(6) तक क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो 19(2) में लिखिए। लिखिए 19(1) कॉपर, 19(1) कॉपर, ये जो है किस पर? 19(1) कॉपर, 19(1) कॉपर लगने वाले निर्बंधनों की व्याख्या करता है। लगने वाले निर्बंधन, रोक, लगने वाले निर्बंधनों की व्याख्या करता है। हिंदी में लिख लीजिए, रोक लिखना है तो बगल में, निर्बंधनों की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। इसके निम्नलिखित आधार हैं, वोटिंग कार्ड नहीं, आधार कार्ड। इसके निम्नलिखित आधार है, बेसिस क्या है वो लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित आधार है। ए नंबर में लिखिए, ए नंबर में ABCD में भी रटना पड़ता है। लिखिए भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता, सिक्योरिटी एंड संप्रभुता को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सोवरेनिटी। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा बी नंबर, न्यायालय की अवमानना, कॉन्टेप्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय बोला कि उपस्थित हो, वो लिस्ट भेज रहा है उपस्थित हो, तुम करो नहीं जाएंगे, तो उसको मतलब है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो अवमानना, अवमानना, अवमानना। इंग्लिश में लिखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ, ये तो सब सुने होंगे तुम, नया तो कुछ है नहीं, पेपर में अक्सर आता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लागू हुआ है। न्यायालय की अवमानना। सी नंबर लिखिए लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सदाचार, लोक व्यवस्था एवं सदाचार, एवं सदाचार। अगला लिखिए विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध। अगला मतलब ABCD में आगे लिखिए ना, क ख का पढ़ा क्या ABCD पढ़ाएंगे? नहीं, पढ़ाना ही पड़ेगा। विदेशी राज्यों से संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, संबंध। लास्ट लिख लिए शिष्टाचार, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, आगे लिख दिए शिष्टाचार, एटिकेट, डिसिप्लिन, शिष्टाचार। अभी सब पढ़ना है। ई क्या है बताइए? 19(1) क क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा अन्य स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा चीज नहीं बोलना है जो न्यायालय को बुरा लग जाए, या न्यायालय पर कुछ गलत कमेंट नहीं करना है, पहला। दूसरा, लोक व्यवहार और लोकाचार बना होना चाहिए। अब तुम भीड़ में जा रहे हो, महिला सब बैठी हुई है, ये है, तो तुम्हारा अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं करोगे, या ऐसा कुछ नहीं करोगे कि सड़क पर भीड़ लग जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए तुम्हारे कारण। ठीक है, वो काम नहीं करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? विदेशी संबंध। अब मान लो कि अमेरिका के साथ हमारा अच्छा संबंध है, रूस के साथ अच्छा संबंध है, तो विदेशी नागरिक घूमने आता है भारत में। अब लाल किला पर उसको जबरदस्ती कह रहा है चल ना फोटो खिंचाओ ना, फोटो खिंचाओ ना, पकड़ के वो कह रहा है ये वो ये, वो चिल्ला रहा है कि हम नहीं खिंचवाएंगे, अब पकड़ के कॉलर खिंचाता है कि नहीं? ये नहीं करना है, क्योंकि विदेश से संबंध क्या होगा? खराब हो जाएगा। वो भारत घूमने आया है, तो भारत घूमने आया तो रसिया के साथ अच्छा संबंध है, तो पहले तो तुम खींचोगे, बाद में पुलिस तो खींचेगा बढ़िया से। तो वैसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, या ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे विदेशी राज्य पर गलत प्रभाव पड़े। अब लेके रसिया के राष्ट्रपति के नाम लेके लगे गलियाने माइक लेके, नहीं करना है, गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि हमको विदेशी राज्य से अच्छा संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, नहीं टूटना चाहिए। पाकिस्तान को गलियाओ, कोई नहीं रोका हुआ है, खराब संबंध है, गलियाता ही है सब। ठीक है, गलियाना है तो बहुत लोग मने मने गलियाता है, उस वो करो, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन इसमें नहीं गाली देना है,
शिष्टाचार बनाए रखना है, मतलब ऐसा कोई काम ना करना है जो लोक व्यवस्था में शिष्टाचार बिगड़े। घर में जो भी उदंडता करना है करो, कहीं जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, स्टूडेंट हो, शिष्टाचार में रहना है। कहीं भी भाषण में जा रहे हो, शिष्टाचार में रहना है। होटल में, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो शिष्टाचार में रहना है। अभी नहीं कि खाया प्लेट फेंक के दूर से सीधे जा किचन में, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये जितना जो आधार है क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब सीधे ये हुआ कि इन आधारों पर अगर तुम कुछ गलत काम करते हो तब तुम्हारा आजादी रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी तुमको नहीं बचाएगा, जाओगे क्योंकि सीधे कानून प्रूफ कर देगा, जनता प्रूफ कर देगी या तो प्रशासन प्रूफ कर देगा कि सर ये अमेरिका को गाली दे रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे, साहब नहीं में मुंह बना बना के गड़ी आ रहा था, हम देखे हैं। और वो भी बोले तो वाट वाट तो इधर से गड़ी आए हुए हैं। तो इस आधार पर क्या होगा, जेल चला जाएगा वो। और देखो, कोई भी अगर वीआईपी का जब क्रॉसिंग होता है तुम्हारे एरिया से सड़क, देखो कि चारों तरफ से रोड खाली कर दिया जाता है। अरे वीआईपी मूवमेंट में क्या होता है, राज्यपाल जा रहा है राष्ट्रपति, तो रोड के चारों तरफ हटाया जाता है ना, बैरिकेटिंग किया जाता है ना। अब उसमें जाकर डांस नहीं करने लगना है, ठीक है, कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें है रोका जाए, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि वो एक वीआईपी, वीआईपी मतलब इसलिए किया गया है कि उनको उनके सुरक्षा तो है ही, दूसरा ये भी है कि उनका अर्जेंसी का, तुम्हारे लिए कानून बनाते हैं, उनको सदन जाना होता है, उनको काम करना होता है, विशेषाधिकार है। तो उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन करोगे, जेल चले जाओगे। ठीक, तो ध्यान रखना है। तो अब तुमको 19(1) समझ में आ गया। 19(1) पर क्या 19(1) पर रोक लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। किन किन मामलों में? तो ABCDEF, वहां भी यही बोल देना है, ABCDEF में लगाया जा सकता है। सर क्या है नहीं पता है, सर लिखवाए थे कि 19(1) क को रोका जा सकता है 19(2) के ABCDE द्वारा। हो गया, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब आगे लिखिए 19(3) लिखिए 19(3). थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में याद हो जाएगा, फिक्स है। 2 बार 4 बार याद करोगे हो जाएगा, क्योंकि इसी को खाली मौलिक अधिकार को ही रटवाना है मुझे, और मौलिक वहां पर DPSP को, बाकी को नहीं रटवाना है। बाकी आर्टिकल हम ऐसे ही ट्रिक बना के पढ़ा देंगे। ये रटवाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, नो आए तो और बेटर, लेकिन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें ये नहीं सुनेंगे कि सर आप नहीं बताए थे। हम लोग के पास यही होता है दिक्कत, कि ज्यादा पढ़ा दो तब भी दिक्कत, कम पढ़ाओ तब भी दिक्कत। अब मध्यम मार्ग में पढ़ाना पॉसिबल है नहीं। आगे लिखिए 19(3) लिखना है। लिखिए, डैश देके लिखिए उसमें 19(1) ख के, ई क पर था ना, अब 19(2) किस पर हो जाएगा, 19(3) किस पर हो जाएगा, 19(1), हाँ 19(1) ख पर लगने वाले RR कर दो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लगने वाले RR कर दो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, या युक्ति युक्त निबंधन लिख लोगे तो लिख लो। 19(1), हाँ सही है, वही लिख दीजिए। 19(1) ख पर लगने वाले RR, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या युक्ति युक्त निबंधन। ठीक है, अब इसका आधार लिख दो। दो ही आधार है, A और B। लिखो A नंबर में, तो लगने वाले युक्ति युक्त निर्बंधन लिख दीजिए ना, RR रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिख लीजिए। निर्बंधन डैश दे के लिखिए इसमें A नंबर में, भारत की एकता एवं अखंडता, भारत की एकता एवं अखंडता, भारत की एकता एवं अखंडता। B नंबर लिखिए, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, कोई दिक्कत इसमें? और 2 आधार है, बस यही 2 आधार है बस। तो भारत की 19(1) ख में क्या है, हथियार लेके निकलोगे तो भारत की एकता अखंडता को, मतलब गृह युद्ध नहीं होना चाहिए, मारपीट ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, समझा रहा। हथियार लेके निकलोगे, मान लीजिए किसी को गलती से लग गया, तो जिसको मारोगे वो तो तुमको पूजा नहीं करेगा। ये तो कहावतें है कि जिसको मारोगे तो पूजा फूल अक्षत लेके नहीं आएगा, वो भी मारेगा। वो मारेगा तो और भी बढ़ेगा, फिर उसका 2 मेंबर आएगा, 3 नंबर, फिर वो दोस्त बुलाएगा, फिर ये दोस्त बुलाया करके लड़ाई इतना होगा कि सामाजिक लड़ाई हो जाएगा। अगर धार्मिक मामला हो गया हिंदू मुस्लिम तो और दिक्कत है, दंगा हो जाएगा। तो इस आधार पर हथियार लेके सम्मेलन करोगे, अगर होगा तो 2 आधार ध्यान रखना है। एक तो करना नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि
कभी भी क्या होगा, भारत की एकता अखंडता पर क्या हो, चुनौती आ सकता है। दूसरा, लोक व्यवस्था, तुम्हारे कारण दूसरा डिस्टर्ब ना हो। अब मान लीजिए कि रोड है, दो डबल वे है, और उसी वे में तुम वहां पर जाके टंकी रख के अथी पर बनाने लगे, मतलब सब्जी बनाने लगे सड़के पर, और रोड जाना आना है, तो लोक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना है। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे जनता को मुश्किल हो, तो पब्लिक को मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुमको प्रोग्राम करना है, इंतजाम करना है, तो तुम्हारा अपना जगह है, वहां जाके करो, उसका लोकेशन है। तुमको भंडारा करना है, उसका लोकेशन है, आप जाके करिए। इसका मतलब रोडे पर भंडारा शुरू कर दिए, दोनों तरफ भंडारा शुरू कर दिए, गाड़ी वाला के गाड़ी रोक रहा है, हॉर्न बजा रहा है कि खाली हो तो जाए। तो लोक व्यवस्था और ये राष्ट्र की एकता अखंडता, दोनों को बिना प्रभावित किए हुए तुमको सम्मेलन करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। समझ में आ गया? आगे लिखिए। अब क्या है, 19/4, 19/1 हो, 19/2 हो गया, 19/3 हो गया, 19/4 लिखिए, 19/4 लिखिए, 19/4 लिख के डैश दीजिए। 19/1 ग पर लगने वाला, 19/1 ग पर लगने वाले RR, जल्दी लिखिए तो कि जल्दी इसको बढ़ाएंगे। 19/1 ग पर लगने वाले RR मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, या हिंदी में युक्तियुक्त निबंधन, शॉर्ट में लिखो जैसे लिखना है। 19/1 ग पर लगने वाले RR, डैश देके लिखो इसमें ABCD में। आधार लिखो, ए नंबर में लिखो सदाचार, ए नंबर में लिखो सदाचार, बी नंबर में लिखो लोक व्यवस्था, ए नंबर में सदाचार, बी नंबर में लोक व्यवस्था, और सी नंबर में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। संप्रभुता एकता दोनों एक मीनिंग में है, तो परेशान मत होना कि सर उसमें एकता है तो इसमें संप्रभुता क्यों आ गया। ठीक है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। भारत की एकता, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। अब समझाना पड़ेगा कि बढ़े आगे। 19/1 ग में है क्या, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, तो बनाइए, सदाचार बना के रखिए, लोक व्यवस्था प्रभावित उससे ना हो। तो समिति बना लिए, और समिति क्या कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो समिति का कहीं मीटिंग होगा तो घर में कीजिए, सड़क पर मत कीजिए, या तो फिर अलॉट कराइए पार्क, पार्क में कीजिए, या तो कम्युनिटी हॉल बुक कीजिए। ठीक है, कोई कोई समिति बनाइए तो समिति में कोई व्यक्ति ऐसा ना बदमाश हो कि वो तलवार लेके बंदूक लेके घूम रहा है। समिति बनाइए, लेकिन बदमाशों का समिति नहीं मत बनाइए कि उस बदमाश आदमी है गोली चला दे, किसी को गोली लग जाए। तो 3-4 को मानक है, इसको ध्यान में रख के समिति बनाइए। मतलब समिति बनाने से पहले सोच लीजिए कि जो समिति बना रहे हैं उसमें जो व्यक्ति है योग्य है, ऐसे व्यक्ति को जोड़ रहे हैं हम समिति में जिससे समाज का भला होगा, ना कि समाज का बुरा होगा, याद रखना है। तो समिति बनाने में भी 3 आधारों को ध्यान में रखना है। सदाचार बने रखना चाहिए, आपके समिति के द्वारा ऐसा व्यवहार प्रेजेंट करना चाहिए जनता के बीच में कि लगे कि आपका समिति क्या सज्जनों की समिति है, दुर्जनों की समिति नहीं है। नहीं तो गंजरी सबका समिति बना दो, धुआं धुआं कर देवे एरिया का, ठीक है, तो उससे बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो समिति बनाने में भी आपको ध्यान रखना है सदाचार का, राष्ट्र की एकता अखंडता का, और लोक व्यवस्था का। इन तीनों को ध्यान में रख के अगर समिति बनाते हैं तो अच्छा है। अगर तीनों को ध्यान में रखकर समिति नहीं बनाते हैं तो आप कोर्ट में जाइए भी मत मुंह दिखाने कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि आपको जेल कर देगा वो। प्रशासन भी कहेगा कि देखिए, सिद्ध कर देगा कि समिति तो बनाया, लेकिन समिति क्या है, चोर का गैंग था। कल वो एरिया में डाका डाला है तो परसों वो एरिया में डाका डाला है, और समिति बने है क्या, तो लोक कल्याण समिति। ठीक है, इस चोरी करके कौन सा कल्याण कर रहा है ये? समझ में आ गया? अब आगे लिखिए। 19/5 19/5 लिखिए। यह 19/1 घ एवं 19/1 अंग दोनों पर, यह 19/1 घ एवं 19/1 अंग, थोड़ा पानी उनी मंगवाइए, क्या है कि बाकी कुछ तो पिलाएगा नहीं ये लोग। ठीक है, 19/1 घ एवं 19/1 अंग, घ एवं 19/1 अंग। घ अंग पढ़ लो ना, घ अंग पढ़ो, जब लिखवा रहे हैं तो पढ़ो कि क्या है घ अंग में, तब ना समझ में आएगा। 19/1 घ, ठीक है, घ में है कि किसी राज्य क्षेत्र में हम आबाद घूम सकते हैं, और अंग में क्या है, बसने का अधिकार है। तो एक है कि किसी राज्य में क्या कर सकते हैं हम, घूम सकते हैं, और एक में क्या है कि किसी राज्य में हम बस सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखो
लिखो पर लगने वाले निर्बंधन लिख दो, पर लगने वाले निर्बंधन का आधार या पर लगने वाले आर आर। पर लगने वाले आर आर का आधार को किस आधार पर हम रोक सकते हैं वो लिखवा रहे हैं। ए बी सी डी, ए में लिखिए, ए में लिखिए साधारण जनता के हित में, ए में लिखिए साधारण जनता के हित में। आप लोग नोट्स ले लिए हैं, वहां जो प्रिंटेड आता है। वो जो नोट्स है ना, वो जनरली क्या हुआ है कि चूंकि टीआरई है ना, तो ये जो नोट्स क्रिएट किया गया सामान्य नोट्स है, इसलिए थोड़ा हम क्लास में थोड़ा विशेष हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा हम नोट्स देखे हुए हैं, इसी कारण थोड़ा स्पेशल आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नोट्स में थोड़ा सा कमी है, इस नोट्स में बहुत चीज़ ऐड होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें है कि तो लुसेंट ओरिएंटेड नोट्स है। जनरली क्या होता था कि टीआरई का एग्जाम जो होता है टीचर वाला में, पहले भी लेवल यही था, अचानक लेवल चेंज किया है, तो बहुत सारे फैकल्टी जो है इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं हो पाया कि हमको थोड़ा डीप देना है या कुछ नहीं, उसको अपडेट हम नोट्स करा रहे हैं ना। क्लास नोट्स सबसे अधिक काम आएगा आपको, प्रिंटेड नोट्स किताब में बहुत किताब मार्केट में पड़ा हुआ है, बहुत सारा किताब ले लो, कोई मतलब नहीं, काम आता है क्लास नोट्स ही। जितने ही बच्चे यूट्यूब पर खाली क्लास कर रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यूट्यूब पर सिर्फ होता है पब्लिसिटी, पढ़ना तो होगा सेल्फ स्टडी, तो क्लास करिए, सेल्फ स्टडी करिए, अब प्रश्न पूछिए, जब उधर से प्रश्न आने लगेगा तब मानेंगे कि पढ़ाई हो रहा है। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि खाली नोट बन रहा है। प्रश्न जब आएगा तो मानेंगे कि बौद्धिक जुगाली आप लोग कर रहे हैं, मतलब जो होता है ना कटिंग द च्यू, पढ़े हो ना? अरे भैंस को देखते हो, गाय को खाने के बाद लास्ट में जुगाली करता है, कटिंग द च्यू। जुगाली का मतलब होता है कि वो पचाता है, एक बार तो निगल लेता है, धीरे धीरे उसको पचाने का उस प्रोसेस है। तो जितना जो लिखवा रहे हैं सब तो तुमको निगला दिए हम, अब पचाओगे कब? जब तुम पढ़ोगे, तो रिवीजन करोगे तो पचेगा, और नहीं रिवीजन करोगे तो लिख लिख धराएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वही होगा। सरस्वती पूजा के दिन नोट्स निकलेगा, अगरबत्ती दिखाया जाएगा, लड्डू चढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा बौद्धिक जुगाली करना है, ऐसा नहीं कि किताब में तो लिखा ही है तो देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इसको जितना बार आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, ये चीजें दिमाग में जाएंगी, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाएंगी। पॉलिटी का सेट वैसे कैसा सेट चाहिए? हम करा देंगे, हम जो टॉपिक कराएंगे ना, ये नोट्स क्रिएट हम करा रहे हैं, बाकी कुछ नोट्स हम देखते हैं, थोड़ा स्टाफ इशूज है और कोई बात नहीं। टाइपिंग लिए बहुत कुछ हम दिए हुए हैं, लेकिन समय मिले तब तो टाइप करें। ऊपर से है कि टाइपिंग में एरर बहुत है, अब उसी चक्कर में हम दिन मेरा 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा लग जा रहा है यहाँ पर खाली सुधारने में। चलिए, टेस्ट मंडे को है, टेंटेटिव एकदम, मंडे को होगा ही होगा। हम टेस्ट बस आज हम किसी तरह कोशिश करवा के, ज़्यादा नहीं, 3 टॉपिक रहेगा, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनवा दे आपको। मौलिक अधिकार का खंड नहीं रहेगा, नागरिकता तक प्रश्न पूछेंगे, भाग 2 तक। तो भाग 2 तक मतलब संविधान के निर्माण से लेकर भाग 2 तक। हाँ, क्वेश्चन का संख्या देख लेते हैं, स्तर पर डिपेंड करता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जैसा जितना टाइप हो जाए। बस आपको प्रिपेयर करके रखना है, क्वेश्चन स्तरीय होगा, ध्यान रखना है। और पड़ोसी से देख देख नहीं, सबको अलग अलग बैठाएंगे, याद रखना। अंतिम बेंच तक का यूज किया जाएगा, बहुत दिन से डस्ट उस पर साफ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, आगे लिखिए नेक्स्ट। साधारण जनता के हित में लिख लिया आपने, बी नंबर लिखिए। किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, बी नंबर में, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु, किसी अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, किसी अनुसूचित जनजाति, जाति मत लिख लेना, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्ड, एसटी, जनजाति, जाति मत लिखना, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, के संरक्षण, के हितों के संरक्षण लिखवाया था ना, के हितों के संरक्षण के लिए, के हितों के संरक्षण के लिए। हम बोल चुके थे, दोबारा मिस्टेक हुआ, हम तो एक बार बोल ही लिए, के हितों के संरक्षण के लिए। अब देखो, हो गया ना, बस 2 ही आधार है, आधार 2 ही है, बाकी वोटर कार्ड बहुत है, ध्यान रखना है। इस आधार में क्या करना है, 2 चीज रखा गया। एक चीज किया गया है कि तुम निर्बाध रूप से कहीं घूम सकते हो, एक आदेश तुमको दिया है घ में, और एक दिया है कि तुम कहीं पर अंगा मतलब कहीं पर निवास कर सकते हो।
मैंने बताया था ना कि शेड्यूल जो 5 है, 4 है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, तुम जारवा जनजाति के साथ तो नहीं रह सकते हो, तो ये रोका गया कि अनुसूचित क्षेत्र में बसने से सरकार तुमको रोकेगी। भाई बसो, उत्तराखंड के जनजातीय एरिया में नहीं बसने देंगे, एमपी के जनजातीय एरिया में नहीं बसने देंगे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में नहीं बसने देंगे, हाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दुर्गम क्षेत्र नहीं बसने देंगे, या वहां पर नहीं बसने देंगे जहां पर तुम्हारे जाते ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे तुम उनके लिए भोजन हो। ठीक है, और वो क्या है, भूखे हैं। ठीक है, तो तुम जाओगे तो तुम्हारा भी ध्यान रखना है, सरकार को उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाने के लिए तो रोकेगा। अब विदेशी का एग्जाम्पल दिए थे, वो गया, तो गया था शोध करने के, से बात करेंगे कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं, तो उसी को खा के बता दिया कि देखो ऐसे खाते हैं। टांग काट रहा था, बोले को ऐसे रेताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, साधारण जनता के हित में, मतलब वैसा जगह नहीं जाना वहां, अगर जनता सेंसिटिव है तो वहां भी तुमको नहीं बसने दिया जाएगा। जहां पर जाके तुम किसी भी जनसंख्या को अस्थिर नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी जनजाति या किसी ऐसी जनसंख्या वहां पर निवास कर रही है जो बहुत ही संवेदनशील है, वो बाहरी लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना चाहता है, तो वहां तुमको नहीं भेजेगी सरकार। समझ में आ गया? तो दो आधार किस पर लगा गया है, 19(1) घ और अंग पर। दोनों का दो कारण है, साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु। याद रहेगा? आगे लिखिए नेक्स्ट। 19(6) लिख दीजिए, लास्ट है ये। 19(6) समझ में नहीं आए बार बार पूछिए, बाद में क्वेश्चन जब गलत होगा तो उसमें हम डांटेंगे, बस मारना मत। ठीक है, 19(6) स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। छड़ी रोकना बच्चों के लिए हानिकारक है। हमारे सर थे, बोलते रहते थे, पापा कहते थे कि ठीक है देखिएगा, तो पहले वो कूटते थे, पापा से शिकायत करते कि मारे हैं, तो फिर पापा कूटते थे। दोहरी तरफ से दोनों साइड का दर्द ठीक हो जाता था, तो बोलने ही नहीं जाते थे। कुटा के स्कूल से आते थे, पहले के मास्टर बहुत कूटते थे, अब ना एक बच्चा को छुएगा तो दिक्कत है। पहले तो भाई पटक पटक के मार खाए हुए हम लोग। ठीक है, मतलब हम लोग लगता था कि पहले फुटबॉल हम ही लोग थे। ठीक है, मार खा के आते थे, घर पर बताते नहीं थे, लेकिन दाग जब दिखता था तो पूछाता था कि फूला हुआ है, तो बोले कि आशीर्वाद मिला है आज, तो बोला ठीक हुआ है। अब का गार्जियन क्या है कि बच्चा तो मार दो तो दिक्कत स्कूल में इस टीचर को तो हो ही जाएगा, आ गार्जियन जाके टीचर का नहीं कंप्लेन थोड़े करता है, टीचर का फफेली फाड़ देता है। ठीक है, अगले दिन टीचर नहीं आ पाएगा स्कूल में। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे क्या हो गए, उदंड हो गए आजकल के, उनको रोक टोक नहीं है। और सारा जो बच्चा कुचा था वो कौन ला दिया, कोरोना। सबके हाथ में मोबाइल दे दिया, अब अपने सब वीर हो चुका है। अब उसको कुछ पूछना होता है तो माता पिता से नहीं पूछता है, मोबाइल से पूछता है। ठीक है, आजकल ग्रोक से सब बात कर रहा है। मेरी एक भांजी है, उसको पढ़ाने बैठते हैं, 10th इस बार है, तो हम बोले कि चलो तुम्हारा SST हम करा देंगे, या साइंस का भी हम करा देंगे। तो बोले आपको कुछ आता है जो कराइएगा। ठीक है, हम फिजिक्स वाला से पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे लिखो, 19(6) में लिखिएगा, डैश देके लिखिए। 19(1) पर लगने वाले निर्बंधन। 19(1) लास्ट में ही बच गया है ना। 19(1) च तो कैंसिले है, तो बचा 6 है। 19(1) पर लगने वाले निर्बंधन के आधार, लगने वाले निर्बंधन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के आधार। अब ABC में ABC 3 को लिखिए, ए लिखिए। ए वही है साधारण जनता के हित में, ए नंबर लिखिए, साधारण जनता के हित में। बी लिखिए, किसी पेशा या व्यापार के लिए। बी नंबर, किसी पेशा या व्यापार के लिए, व्यापार के लिए तकनीकी अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी, तकनीकी अहर्ताएं, अर्हताएं, तकनीकी अर्हताएं बताएंगे। टेक्निकल नहीं, हाँ ठीक है, टेक्निकल एलिजिबिलिटी, TE, टेक्निकल एलिजिबिलिटी हम बता रहे हैं, निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। टेक्निकल एलिजिबिलिटी निर्धारित किया जा सकता है। सी नंबर, इसका सी,
ए बी हुआ ना, अब सी लिखिए। लिखिए, नागरिकों को किसी क्षेत्र विशेष में व्यापार वाणिज्य करने से रोका जा सकता है। विशेष में व्यापार वाणिज्य करने से रोका जा सकता है। जी मुनि ऑनलाइन वाले को भी मिलेगा, उनको पीडीएफ मिलेगा, करके आना है, ऑफलाइन में डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें शामिल होना है। व्यापार वाणिज्य करने से रोका जा सकता है, या राज्य के द्वारा पूर्णतः या अंशतः, राज्य के द्वारा पूर्णतः या अंशतः एकाधिकार लागू किया जा सकता है। एकाधिकार लागू किया जा सकता है, मोनोपोली, एकाधिकार लागू किया जा सकता है। या कोई भी ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है, कोई भी ऐसा कार्य करने से रोका जा सकता है, कोई भी ऐसा कार्य करने से रोका जा सकता है जो महिलाओं एवं बच्चों के महिलाओं एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में ऑब्लिक अनैतिक कार्यों में लगाता हो। खतरनाक कार्यों में ऑब्लिक अनैतिक कार्यों में लगाता हो। अनैतिक कार्यों में लगाता हो। ठीक है। 6 में क्या है? 19(1)(6) है क्या? ठीक है। अब नौकरी पेशा पर जो रिजर्व रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, क्या है? उसके 3 आधार है। एक तो सिंपल है, पहला साधारण, हाँ हाँ हाँ, नो तो व्यापार वाणिज्य वही बिल्कुल सही है, उसी के आधार पर एकदम सही पकड़े हो। अब बुद्ध की श्रेणी में तुमको रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं हाँ कुछ भी, मतलब अब देखो जैसे, हाँ तो बस वैसा एकदम समझ गया, अब पकड़ लिए। तो बस ध्यान रखना है इसमें क्या करना है। एक तो सदाचार के लिए जनरली क्या होता है कि सामान्य जनता के हित में होता है, हम बता रहे हैं, केस स्टडी है, इसमें ज्यादा नहीं जाना है, वो दूसरा चीज है। प्रोस्पेक्स कोर्ट कभी भी लगाता है तो खाली मौलिक अधिकारों के प्रोस्पेक्शन से नहीं लगाता है, उसका प्रोस्पेक्टस कुछ और बड़ा होता है, एब्रोड होता है, तभी कोर्ट रोक लगाएगा। जनरली क्या होता है कि साधारण जनता के हित में मतलब क्या, ऐसा व्यापार, वहां गांजा नहीं बेच सकते हो, इधर ध्यान रखना है, गांजा अफीम दारू ये सब नहीं बेचोगे। अब दारू अगर सरकार बेचवा रही तो बेचो, दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के हित में हो, मतलब ऐसा चीज नहीं बेचना है जो सामान्य जनता को क्या करे, हार्मफुल करे। ठीक है। अब वहां जाके कुछ ऐसा चीज बेचने लगे जो जनता खा के मतवाया हुआ है, दिन भर भांग बेच रहे हैं, मना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी क्षेत्र में अहर्ता है, मतलब अगर तुमको वहां पर जीएसटी का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो तुम कोई मशीनरी वाला उद्योग नहीं लगा सकते हो। पूछेगा, अरे कोई भी उद्योग लगाने जाते हो तो डिग्री मांगता है कि तुम्हारे पास डिप्लोमा है, आईटीआई किए हो, तभी ना फिटर का काम देगा। तो टेक्निकल डिग्री, कोई राज्य में जाओगे, कहीं भी काम करने जाओगे तो राज्य मांगता है ना कि भाई ये पढ़े हुए हो, तो हाँ डिग्री है, हाँ काम कर लोगे, हाँ तब तुमको काम करने देगा या लगाने देगा। अब बिजली मिस्त्री तुम बन गए, अब बिजली का एबीसीडी भी नहीं पता है, तो या तो जिसके घर में लगाओगे वो मरेगा, ना तो तुम मरोगे, या तो तुम करंट से मर जाओ, नहीं तो चलाने जाए वो पार हो जाए। ठीक है। तो टेक्निकल देखेगा, एसी तुमको बनाने नहीं आता है, किसी एरिया में जाके लगे एसी के काम करने, तो हो सकता है एसी उसका या तो खूब हवा ही देगा, मतलब खूब ठंडा करेगा, या तो फिर हीटर के काम करना शुरू हो जाएगा। तो दोनों में नुकसान किसका है? व्यक्ति का है। तो जब तक तुम्हारे पास टेक्निकल अहर्ता नहीं है, टेक्निकल वाला काम तुमको करने से वहां का लोग तुमको रोक देगा, वहां का सरकार तुमको रोक देगा। जैसे बेल्ट्रॉन भवन है, टेक्निकल डिग्री चाहिए तो बेल्ट्रॉन में नौकरी मिलेगा, अर्थात डिग्री पर जाओगे सीधे की ग्रेजुएशन किए हुए नहीं रखेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जा सकता है कि हम उसी को रखेंगे। आईटीआई कॉलेज में कौन जाता है, आईआईटी कौन बनता है, जो निकालता है डिग्री वही ना जाता है।
तो वो लागू किया जा सकता है। तीसरा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं, कोई फैक्ट्री लगाओगे जिसमें महिला या बच्चा काम करे तो उसके स्वास्थ्य को खराब हो, पॉल्यूशन वाला कुछ नहीं लगाना है, कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाना है, तो वो सब कुछ शर्त है जो लगाया जाए। जैसे उत्तराखंड राज्य में जाओगे तो वहां पर तुमको पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बिना पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट लिए हुए तुमको फैक्ट्री नहीं लगाने देगा वो। तो जो मानक होता है कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले, जो इंटरप्रेन्योरशिप जब आप तुम पढ़ोगे प्रबंधन, तो मैनेजमेंट में क्या पढ़ाया जाता है कि किसी एरिया में जब हम कुछ फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए ये मानक होना चाहिए। तो इंटरप्रेन्योर पहले जांच करता है, सरकार का पूरा कागज तैयार करोगे, एनओसी लोगे प्रशासन से, तभी ना कुछ बढ़ाओगे। तुम पटना में कुछ भी बस अगर बैठाना चाहते हो फैक्ट्री या कुछ भी छोटा सा बिजनेस, सरकार से एनओसी लेना पड़ेगा कि नहीं? सरकार जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न दे तब तक तो कुछ होगा नहीं। अब पेड़ पर तुम बिजली का बोर्ड तो नहीं बैठवा दोगे कि हम पेड़ में लगा दीजिए मीटर, हम यहीं से चलाएंगे दुकान। उसके लिए प्लेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, मकान नंबर, प्लॉट नंबर, तभी ना बिजली विभाग तुमको बिजली देगी। मैं कहोगे कि पेड़ में ठोक दीजिए तो ठोक के चल जाएगा वो, उस पर भी केस होगा, तुम पर भी केस होगा। तो ये मानक तय किया गया 1906 के अंतर्गत कि ये 3 क्राइटेरिया है, अगर तुम फुलफिल करोगे तो तुम कर सकते हो, या कोई भी प्रोफेशन वृत्ति करना भी है तो तीनों को ध्यान में रख के करना है। अनैतिक काम नहीं करना है। बच्चा को लेके, बच्चा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बच्चा महिला को बेचना शुरू कर दिए, ठीक है, किसी प्रकार के व्यापार में लगा दिए, देह व्यापार कुछ चीज में, तो वो चीज नहीं करना है। उस पर रोक लगाने के लिए 1916 के लिए क्या है लास्ट में, 1906 है, याद रहेगा। अब 19 से लेके 1906 तक पूछा जाएगा कभी भी तुमसे तो बता दोगे 1-2 दिन में, अभी तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो रोक लगाया गया है, रोक में 3-4 चीज अलग है, बाकी सब कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है। सारा जो हम लिखवाए हैं आधार, उसमें लगभग सब बराबर है, 2-4 चीज एक्स्ट्रा है। तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान न करे कि एग्जाम में यहां से प्रश्न आए, लेकिन अगर आता है तो ये प्रश्न तुम लोग कर सकते हो, ध्यान रखना है। वृत्ति रोजगार किससे, अभी दिमाग में रखना है कि जो रोजगार करने जाएंगे या कोई प्रोफेशन करेंगे तो क्या क्या चीज चाहिए, ऐसे ही आ जाएगा कि इस तरह पर रोक लगा देंगे। तो बस जनरल नॉलेज की जरूरत है, एग्जाम पास करने के लिए जीके चाहिए, विशेष नॉलेज विज्ञान वैज्ञानिक नहीं बनना है। तो जनरल नॉलेज में इतना ही प्रश्न आता है, इसी स्तर के आते हैं, क्योंकि 16-1, 16-2, 16-3 से प्रश्न तुम्हारा पूछ चुका है, ठीक है, 16-6 से प्रश्न पूछा हुआ है। तो कोई ठीक नहीं है कि 19-1, 19-2, 19-3 से ना पूछे हो, ठीक है। क्योंकि सीट जब ज्यादा होता है तो क्वेश्चन को टफ बनाना चाहिए, तो क्वेश्चन टफ बनाएगा तभी उस कैंसिल करेगा, हटाएगा लोगों को, ठीक है। तो सारा जो बोलते हैं सारा कुत्ता काशी में थोड़े चला जाएगा, वही ना कहेगा। सरकार के में तो वही है कि सबको तो हम नौकरी नहीं दे देंगे। तो नौकरी जो गवर्नमेंट सर्विस आता है वो देने का नहीं, निकालने का एक एग्जाम होता है, उसको हटाने का एग्जाम कहते हैं। सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, रिजेक्शन का एग्जाम है। तो वो रिजेक्ट करती है और उसमें जो बच गया वही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्शन का एग्जाम है, तो मतलब रिजेक्ट नहीं होना चाहते हो तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। योगा करोगे तभी ज्ञान होगा, तो ज्ञान वाला पाना भी है, उसके लिए भी योग जरूरी कर दिया है। तो वही 2-4 दिन तक करेगा ना करेगा, छोड़वा नहीं करेंगे, बस नहीं मिलेगा ज्ञान। तो यहाँ भी तो कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तो ये टॉपिक जहाँ से शुरू किया है मैंने वहीं पर फीस 0 आ जाइएगा 2 महीना में। इसको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिए, दिक्कत नहीं है। एक तरह से रीजनिंग है ये। रीजनिंग मैथ वाला क्या होता है, एक एग्जाम कैसा होता है, एक्यूरेसी का, कितना कम समय में कितना प्रश्न बनाते हैं। बना तो तुम सब लोगे 5 घंटा में, लेकिन देना है कि टाइम बाउंडेशन है, तो एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, वही यहाँ पर करना है। बना सब लोगे प्रश्न, बस ध्यान रखना है कम समय में बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो, बार बार इस पर क्वेश्चन देखो, 1-2 बार पढ़ो। जो तुम्हारे पास PYQ पढ़ा हुआ है या किसी प्रकार का सेट लेके बैठे हो, मैं मान के चलता हूँ कि सबके पास घर में 4-5 सेट होगा जिस पर धूल पड़ा होगा, उसको धूल साफ करना है, सेट उठाना है और उसमें से क्वेश्चन लगाना है पॉलिटी का, चुन चुन के, कि जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न मिलता है, टिक लगाना है। नहीं आता है प्रश्न हमसे पूछना है, हम यहाँ बताएंगे। समझ में आ गया? तो इतना करोगे तो काम होगा, और नहीं तो फिर बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, ट्रेन बहुत जगह खुलता है, बहुत सारा फॉर्म आ गया, कहीं एक फॉर्म जैसे कैंसिल होता है दूसरा फॉर्म आ ही जाता है, तो देते रहो। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा सिलसिलेवार ढंग से अगर 6 मंथ मेहनत कर दे, 6 मंथ मात्र, लेकिन मेहनत की तरफ मेहनत होना चाहिए। 6 मंथ में इन्हें टाल रहे हैं, 6 मंथ मेहनत कर दो, वनडे कंपटीशन वाला कोई एग्जाम हो जाएगा। हाँ, बड़े एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, टाइम लगेगा, टाइम उसमें है, लेकिन वनडे वाला का मुझे मान के चलना है कि 6 मंथ लगेगा, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर कोर्स तैयार है, कोर्स पढ़ा हुआ है, तो बस जितना अधिक हो सके प्रश्न करो।
सेट जितना बना सको, जितना संभव हो सके सेट बनाओ। जितना प्रश्न तुम्हारे नजर के सामने से गुजरेगा उतना तुम्हारा अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न कहीं पूछेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, उसका भाव चेंज नहीं करेगा, उसका ऑप्शन चेंज नहीं करता। आंसर जो अगर 19-1-6 है तो 19-1-6 ही रहेगा, भले उसको हम ऐसे पूछे या पूरा हाथ घुमा के ऐसे पूछे, आंसर तो उसका 19-1-6 ही है ना। तो जो शब्द है, शब्द से खेलता है लोग, बस एग्जामिनर तुम्हारे शब्द से खेलता है। 5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे ही रहेगा, लास्ट का 1.5 लाइन वाला प्रश्न रहता है। अब बहुत बच्चा 3 लाइन पढ़ते ही रह जाता, उसी में टाइम गया उसका। जब तक क्वेश्चन पढ़ाया तब तक पता है कि लिख ही नहीं पाए, आता था लेकिन लिख नहीं पाए। तो उसके लिए क्या हो, प्रैक्टिस करो पहले से। एग्जाम में एक दिन जरूरी है कि एग्जाम में बैठ के एग्जाम पास करेंगे, इससे पहले सेट बना के देखो, 50 क्वेश्चन बनाओ, देखो 50 में कितना सही हो रहा है। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है, क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा लेना है। तो 50 क्वेश्चन बनाइए डेली पॉलिटी से, अगर आपके पास PYQ है तो बनाइए, कोई प्रकार का सेट है तो बनाइए, ठीक है, नहीं है तो खरीदिए बनाइए। क्योंकि एग्जाम मई में ले, जून में ले, जुलाई में ले, उससे मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, और इतना तो माइंड बूस्टअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है कि एग्जाम में हमें 1 सीट चाहिए, तो हम 1 सीट के लिए प्रयास करेंगे, बाकी 50 सीट से हमको मतलब नहीं, हमको 1 सीट चाहिए। इस डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। अब ये पढ़ोगे कि पड़ोसी भी दीदी ही पास कर जाए, भैया ही पास कर जाए, तो दिक्कत है। अपना देखो, बुद्ध भी कह के गए हैं, आत्मदीपो भव, अपना देख लो, बाकी देखते रहेंगे लोग। ठीक, आगे लिखे नेक्स्ट, आर्टिकल 20। हम भी अच्छा भाषण देते हैं नहीं, आर्टिकल 20 लिखिए। ठीक है, 19 आर्टिकल 20 लिखिए। लिखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कितना है ये, आर्टिकल 20। ठीक, लिखिए इसमें, लिखिए, यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद स्पष्ट कहता है कि, यह अनुच्छेद स्पष्ट कहता है कि, यह अनुच्छेद स्पष्ट कहता है कि राज्य, राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से, मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता है, दंडित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गिरफ्तारी कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है, कारण बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, किस अपराध में, क्यों। ठीक है, कारण क्या है, पूछ सकते हो। अगर तुम्हारी गिरफ्तारी होती है तो तुमको पूछने का अधिकार है, भले लोग डरे नहीं पूछता है, कि पूछने से पहले कूट दिया जा चुका होता है उसको। ठीक है, तो जनरली कहता है फियर अप्लाई हो जाता है उस पर, तो बोल नहीं पाता है, घबरा जाता है। लेकिन पूरा स्पष्ट, किसी वकील को या किसी एजुकेटेड पर्सन को गिरफ्तार करने जाए पुलिस, कहेगा नोटिस कहाँ है, और पुलिस कहता नोटिस नहीं, तो नोटिस लेके आओ, पहला नोटिस लेके आओ कि गिरफ्तारी करना, उसका नोटिस देखेंगे, किस आधार पर कर रहे हो, क्या चार्ज लगाया है। ठीक है, चार्ज लगाया, हमको जवाब देने का मौका दो, हमको वकील से मिलना पड़ेगा। तो जो जानकार है इस मामले में, कौन जानकार है, नेता सब, जैसे पकड़ेगा कहेगा मेडिकल ले चलो। ठीक है, ठीक है, जैसे पकड़ेगा तुरंत, सब जानता है, सारा साम दाम पुलिस के समय सब कबूल कर लेगा, सब है, कोर्ट में जाकर सब मुकर जाएगा, कहेगा ये दबाव दिया था, हम बोले थे, कोर्ट से बड़ी हो जाएगा। यही होता है ना जनरली। वकील क्या सिखाता है, किसी क्रिमिनल को वकील क्या, 1 मिनट, किसी क्रिमिनल को वकील क्या सिखाता है, ये सब वहां पर जाके जितना जो किए हो ना, सब जाके वहां पर मना कर देना, बाकी हम समझ, चुप रहना। आज जब भी कहेगा तो कहना कि डर आया है, धमकाया है। अब थानेदार कहता है मुंह बना के हम तुम्हारे, फिल्म देखोगे तुम खाकी,
ये गंगा जल, तो गंगा जल में ही ना होता है, नेता को बड़ा कूटता है, ले जाता है, वो इशारा करके खूब अजय देवगन का पिन काटते रहता है, क्या एसपी साहब, मतलब सारा बोल देता है, लिखित दे देता है, अंदर जाके कोर्ट के सामने कहाँ जी हजूर, हम कहाँ कुछ किए, ये तो एसपी साहब हमको बोले थे कि अगर ना कुछ कहोगे तो बड़ा मार मारेंगे, पुलिस के दवा में बोले हैं, बड़ी हो गया। तो ये भी तरीका है। तो हम पढ़ा रहे हैं सिद्धांत, तो व्यवहार क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। लिखिए, लिखिए अनुच्छेद 20 में लिखना है, इसमें लिखिए, हाँ 20(1), 20(1), इसमें 3 पार्ट है। 20(1) यहां से प्रश्न आता है, 20(2) से कई बार प्रश्न आ चुका है, तो लिखिए 20(1), 20(1) में डैश देके लिखिए, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी, भविष्यलक्षी, प्रेतलक्षी सब पढ़ाना पड़ेगा। भूतलक्षी मैं समझा दूंगा, दांडिक विधियों से, दांडिक विधियों से 20(1) है, 20(1) संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, दांडिक विधियों से संरक्षण, इंग्लिश में रेट्रोस्पेक्टिव, यहां लिखो पिछले तिथि से, समझने इसका जो सीधे भूतलक्षी का है ना, इसका सीधे अर्थ है पिछले तिथि से हिंदी में, लेकिन यहाँ पर चूंकि शब्द क्या है, पॉलिटी का है, तो लिखना पड़ेगा भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। ठीक है, अब इसमें डैश देके लिखो, किसी भी कानून को, किसी भी कानून को अतीतकालीन, अतीतकालीन ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बीते हुए समय के कानून, किसी भी कानून को अतीतकालीन ब्रैकेट में बीते हुए समय के कानून, तिथि कानून से लागू करना, से लागू करना, से लागू करना, लागू करना इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, शामिल है। लिखिए, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है, यह आपराधिक, आपराधिक कार्य से संबंधित है, कर दीजिए आपराधिक कार्य से संबंधित है, संबंधित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं है जब तक उसने, जब तक उसने, जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है, जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है। इसको समझना क्या है, देखो, जैसे तुमने आज कोई क्राइम किया, ठीक है, और ये क्राइम का सजा जो आज तुम क्राइम किए हो, वो सरकार उस कानून को संशोधन कर चुकी है, अब लिस्ट में नहीं है, तो तुमको पकड़ के प्रशासन पिछला कोई कानून होगा जो रद्द हो चुका है या बंद हो चुका है, उस आधार पर तुमको जेल नहीं होगी। मतलब जो अभी के सिनारियो में जो चल रहा है, बीएनएस सिस्टम आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया है ना, अरे बीएनएस आ चुका है ना अब, तो बीएनएस के जो भी धाराएं होंगी उसी के धारा के अनुसार तुमको सजा होगा, न कि आईपीसी सीआरपीसी की धारा से सजा होगा। समझ में आ गया? मतलब अभी जो तुम क्राइम करोगे उसके आधार पर तुमको उस धारा के अनुसार सजा दिया जा सकता है, पिछले धारा के अनुसार तुमको सजा नहीं दिया जा सकता है। ये है क्रिमिनल प्रोसीजर में। सिविल में होता है, सिविल में होता है कि कानून आज पारित हुआ, सरकार को मन करेगा तो 2 साल पीछे से, जैसे पेमेंट, वेतन, वेतनमान आज पास किया और 6 महीना पहले का वेतन जोड़ के दे दिया। तो सिविल मामला में सरकार रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉलो करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले का भी कोई चीज को शामिल करनी चाहेगी सरकार, तो सिविल मामला में कर देगी, क्योंकि उससे नागरिक को हानि नहीं है। हम्म। हम्म।
हाँ वो भी है, वो बताइए आगे, इसके ही बताते हैं हम। पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लिए। सिविल में हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट उसने बता दिया कि जैसे हमने आज कोई क्राइम किया और हमको प्रोसीजर में लगे रहे कोर्ट में और 6 साल हो गया, तो 6 साल बाद जो जज आएगा, जो फैसला सुनाएगा, तो 6 साल पहले जिस धारा के आधार पर हम पर आरोप लगा था, उस धारा में जो क्राइम का जो सजा है वही हमको मिलेगा, न कि अभी। मतलब अभी 10 साल हो गया सजा, अब पहले 2 साल था, तो अभी 10 साल नहीं देगा वो हमारा सजा देखेगा 6 साल पहले कौन क्राइम था, उस पर कितना टेन्योर था, 2 साल, 2 साल ही सजा देगी। हाँ तो उसका कंपनसेशन मिलता है। हाँ। हाँ तो उसका कटेगा उतना दिन का। मान लो कि 10 साल का सजा होना था और 6 साल प्रोसीजर में लग गया, तो बचा कितना, 4 साल, तो 4 साल का ही सजा होगा, 6 साल वो काट चुका है। हाँ वही वही होता है समझ। कहने का अर्थ है कि शब्द समझ में आया। भूतलक्षी मतलब पिछले तिथि से जाके कानून सजा दे सकती है, किस मामले में, किसी क्रिमिनल आपराधिक मामले में, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। तो भूतलक्षी प्रभाव का मतलब सीधे हुआ कि कोई कोई आपराधिक कृत्य से संबंधित है, तो कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वो कोई भी एक्ट क्या है प्रभावी तिथि, किसी भी क्रिमिनल एक्ट से वो क्या है, कोई अपराध न किया हो। मतलब सीधे मतलब है कि कोई उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो अगर विधि का अतिक्रमण करेगा तो उसको सजा मिलेगा। तो जिस समय किया है उस समय जो कानून है उसी कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। याद रहेगा ना ये। 20(2) लिखिए, 20(2) लिखिए। 22, 20 ब्रैकेट में 2, 1 हो गया है, 2 लिखिए। लिखिए दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड, 2 बार दंड, एक एक सजा के लिए 2 बार दंड नहीं मिलता है। दोहरे दंड से संरक्षण। तभी ना, तभी ना मर्डर सब बोलता है कि एक को मारेंगे तो ये फांसी होगा, तो 2-4 को मारिए के मरेंगे, फांसी ना होना है, एक के बार लटकाओगे हमको, तो 4 को मार देते हैं। तो ये सब क्रिमिनल का ये शब्द रहता है कि एक क्राइम करेंगे तयो फांसी दोगे, तो 5-7 को के मार के मरेंगे। लाइव क्लास ने तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर बहुत कुछ बोल सकते थे। मेरे सामने में 2-4 केस चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या है, क्या बताया जाए, छोड़िए। भारतीय न्याय व्यवस्था में तो गाय वाला कहानी सुनाए थे ना। गाय को पेश किया गया था, गाय लगा भागने, अब गाय को खींच के ले जा रहा है वो थानेदार की, चलो पेशी है तुम्हारा आज, और वो जोर छोड़ा के भाग रहा है। लास्ट में गाय को कहा चलेगा कि नहीं तुम, तो ठीक है चलते हैं, कहा डंटा भी तो डर है, तो गाय गया। तो जज पूछ रहे काहे नहीं आ रहा था, तो बोले ये ना नहीं आ रहे थे कि जब तक हम प्रूफ करेंगे गाय हैं कि हम गाय हैं तब तक हम मर जाएंगे, ठीक है। हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि हम गाय हैं, ठीक है। तो ये हाल है कानून का। तो इसमें बहुत सारा, अभी पेपर में परसों मैंने देखा था कि कितना केस लंबित है। और एक ऐसा केस है, मात्र 20 रुपया का केस है, 20 रुपया का केस है, और 20 साल, 20 रुपया के केस में 20 साल से व्यक्ति जेल में है। अरे हम ही जाके 20 रुपया दे के छुड़ा देते अगर ऐसा कुछ रहता तो, लेकिन छुड़ा भी नहीं सकते हो। और 20 साल से जो व्यक्ति है उसके मन में क्या आ रहा होगा, ठीक है। वो तो भगवान को भी नहीं मानता होगा, इंसान को तो छोड़ ही दो। वो तो ये कहता होगा कि पता नहीं हम जन्म क्यों लिए थे ठीक है आगे लिखिए, दोहरे दंड से संरक्षण में लिखिए। लिखिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को, ज्योति इतना डीपली नहीं आता है पता है, बस मौलिक अधिकार डीपली करा रहे हैं, उसके बाद हम, उसके बाद आप कहिए कि सर इतना कम से काम नहीं चलेगा और लिखवाइए, पहले परेशान मत हुई, बस डीप ये कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अच्छा, ठीक है, इतना डीपली नहीं, बस देख लेते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ये आपको तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि बीपीएससी क्या पूछेगी, उसको जो मन आएगा वो पूछेगा। तो ये कोई नहीं, लिखिए किसी व्यक्ति को, आप लिखिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है, एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायिक दंड से संबंधित है, यह केवल
न्यायिक दंड से संबंधित है। यह केवल न्यायिक दंड से संबंधित है, विभागीय एवं प्रशासनिक दंड से नहीं। यह केवल न्यायिक दंड से संबंधित है, विभागीय या प्रशासनिक दंड से नहीं। विभागीय या प्रशासनिक दंड से नहीं। अगर ये ना पढ़ा है तो जो नोट्स मिला है उससे भी आपका काम नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, विभागीय या प्रशासनिक दंड से नहीं, प्रशासनिक दंड से नहीं। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायिक दंड एक ही बार, प्रशासनिक दंड में तुम पर कई आरोप लग सकते हैं। ठीक है, हाँ, विभाग वाला कोई दंड है तो एक विभाग तुम्हारा 2-4 काम किए हैं, 2-4 को क्लॉज से तुमको दंडित कर देगा। न्यायिक दंड में तुमको एक दंड के लिए एक सजा का प्रावधान है, एक बार ही आपको अभियोजित किया जाएगा। समझ में आ गया? 20(3) लिखिए, 20(3) छोड़ देंगे, 20(3) लिखिए, 23 लास्ट ही है। यहां से प्रश्न आता नहीं है, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, आर्टिकल 20 सीधे पूछता है। तो 20(3) में लिखिए, 10 तक लिखिए, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गवाही देने से संरक्षण। ठीक है, लिखो, व्यक्ति, व्यक्ति को, हाँ इसी में, व्यक्ति को, व्यक्ति को अगर अगर आपराधिक कृत्य के लिए, व्यक्ति को अगर आपराधिक कृत्य के लिए गिरफ्तार किया गया हो, के लिए, व्यक्ति को अगर आपराधिक कृत्य के लिए गिरफ्तार किया गया हो, कॉमा, कॉमा, देखिए, विचार, न्यायालय में विचार, लिखो, न्यायालय में, न्यायालय में विचाराधीन, विचाराधीन मामला हो, विचाराधीन मामला हो, या या कोई भी, कोई भी, कोई भी मामला प्रक्रिया में हो, कोई भी मामला प्रक्रिया में हो, तो उसे अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया में हो तो उसे अपने विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो उसे अपने विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, बता देंगे, बाध्य नहीं किया जा सकता। हो गया। इसमें सीधा है कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई, पुलिस तुमको पकड़ लिया, अब पुलिस कह रहा है कि कोर्ट में जो हम बोलेंगे वही तुमको कहना है, तुम कहो कि तुमने चोरी किया है या तुमने डकैती किया है, तो कोर्ट में अगर तुम कहोगे भी तो कोर्ट नहीं सुनता है। तो सीधे है कि तुमको, तुम्हारे मामले में कोर्ट में ले गया, और कोर्ट में तुम अपने खिलाफ गवाही नहीं सकते हो, तुम पर दबाव नहीं बनाया सकता है कि हमने ये क्राइम किया है। वो काम पुलिस का है जांच करने का, पुलिस करे, तो पुलिस जाके जांच करेगी कि तुमने क्राइम किया है या नहीं किया है। तुम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो कि हम दोषी है, हमने मारा है, हमने पीटा है, क्योंकि तुम्हारा गवाही कोर्ट सुनेगा ही नहीं। क्योंकि हो सकता है पुलिस से तुम पर टॉर्चर किया हो, तुमको डराया गया हो, तुमको धमकी दिया गया हो, धमकी देके तुमसे बुलवाया गया हो, तुमने क्राइम नहीं किया हो, तुमने डकैती नहीं किया है, तुमको गलत आदमी को गिरफ्तार करके ले गया। निर्दोष की गिरफ्तारी होता है कि नहीं होता है? तो निर्दोष की गिरफ्तारी को रोकने के लिए क्या चीज का बुलाने का अधिकार है, तो सामान्य मामले में कोर्ट में पुलिस का गवाही नहीं चलेगा, कोर्ट में गवाही वैलिड नहीं है। पुलिस तुम्हारे थाना में भले मारपीट कर कुछ लिखवा ले, कोर्ट पुलिस के गवाही को नहीं मानती है। और कोर्ट में एक चीज और होता है, जो गवाही दिया जाता है कोर्ट में, वो पुलिस को लिफाफा बंद में मिलता है, खुला लिफाफा में नहीं मिलता है। और लिफाफा कौन खोल देगा? दूसरा जज खोलेगा। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि लिफाफा फाड़ के पढ़े कि क्या मामला है। पुलिस का काम है कोर्ट में बस साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर देना है, उसको अलग रूम में ले जाके गवाही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। गवाही में क्या फैसला देगा वो फिर कोर्ट को ही मिलेगा, पुलिस को कोई मतलब नहीं है।
तो तुमको कोर्ट में क्या करना है, तुम कोर्ट में जाके क्लियर कह सकते हो। तुम्हारे खिलाफ अगर पुलिस कुछ लिख के दे दे 50 पेज में भी, कोर्ट कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दबाव में लिखवाया गया है, हो सकता है मारपीट के। ठीक है, तुम ओरिजिनल कल्प्रिट हो, दोषी हो, ओरिजिनल कल्प्रिट हो, फिर भी तुम्हारे गवाही को कोर्ट नहीं स्वीकारेगा। यही आर्टिकल 20 है। और इसीलिए प्रश्न पूछता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल 20 पूछता है, सिंपल। अगर खंड पूछेगा तो 20(3) हो जाएगा, तो आर्टिकल 20 याद रहेगा। अगर खंड ऑप्शन रहेगा 20(1), 20, अगर ऑप्शन में 20(1), 20(2), 20(3) दे दिया तो क्या होगा, 20(3) याद रहेगा ना। तो आज का आपको रहने देते हैं क्लास यहीं पर। कल करते हैं आर्टिकल 21। कल के क्लास में लगता है कि मौलिक, परसों तक मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मौलिक कर्तव्य में 2-3 क्लास और चलेगा। मौलिक डीपीएस में 3 क्लास मिनिमम, 3 या 4, और मौलिक कर्तव्य में 1 क्लास। उसके बाद का जो क्लास है वो फास्ट रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें खाली समझाते चलना है और मेन मेन पॉइंट लिखवाते चलना है। डीपीएस जहां भी मैंने क्लास अभी तक कराया है, तो इस खंड से बच्चों के प्रश्न गलत नहीं होते हैं, क्योंकि डीप हमने पढ़ा दिया। दोबारा उसको जरूरत पड़ता, लुसेंट पढ़े, कोई किताब पढ़े या ना पढ़े, यहाँ से उसका काम हो जाएगा। लुसेंट में तो सीधे आर्टिकल 20, 21, 22 लिख के छोड़ देता है। लेकिन हमारा कहने का अर्थ है कि जब एग्जाम में आपका पूछा हुआ है प्रश्न, जब आपका 16(2) और 16(3) आपके प्रश्न आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतना है कि हो सके, हम इसीलिए लिखवा दिए कि हो सके अगले एग्जाम में कहीं पूछ दे तो क्या करोगे, फिर तो हम ही लोग को कहोगे सर आप कुछ नहीं लिखवाए थे, आर्टिकल 16 लिखवा के भाग गए थे, 17 लिखवा के भाग गए थे। तो उस पार्ट को मैंने लिखवा के समझा दिया कि 16(5), 16(6) रिजर्वेशन से प्रश्न आ चुका है। तो हमारा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स है 15, 16, 20, 21, ये सब ऐसे आर्टिकल्स है जहां से प्रश्न हमेशा आते हैं और खंड से आते हैं। तो इतने को अब 17 का खंड हमने लिखवाया, नहीं लिखवाया। 18 का खंड था, नहीं लिखवाते चलता, लेकिन लिखवा दिया। 19 का खंड जरूरी था, करवा दिया। 20 का खंड जरूरी है, 21 का भी खंड जरूरी है, 21(1)(a), बहुत पूछता है प्रश्न वहां से। 22 का खंड 22(1), 2, 3 पूछता है एग्जाम में, करवाएंगे। 23 नहीं करवाएंगे। 24 में कुछ जरूरी, 24 नहीं करवाएंगे। 25, 26, 27, 28 कुछ नहीं करवाएंगे, मतलब ही नहीं है। 29, 30 में नहीं पूछता, नहीं करवाएंगे, लिखवा देंगे। लेकिन 32 करवाएंगे, फिर 32 से पूछता है। 13, 32 और 368 तीनों मिला के पूछता है। 13, 32, 226 और 368 तीनों मिला के पूछता है, चारों। तो जहां से पूछा जाता है, आपके दिमाग में, आपके नजर में अगर नहीं है वो चीज, मेरे नजर में प्रश्न भी है, हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको सिलेबस नहीं पता है, तो हमको पता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अगर हमको लगेगा कि जहाँ क्लास कम करने की जरूरत है या जो चीज छोड़ना है हम छोड़ भी देंगे, लेकिन जहाँ जरूरी है कि क्लास में एकदम वो आएगा ही आएगा, तो वो पढ़िए। और इसमें ज्यादा डीप से नहीं, आपको ज्ञान अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता है, अर्जित करना चाहिए। कुछ विशेष ज्ञान रहेगा तो कहीं भाषण भोजन में भी, उद्घाटन में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो इस सभी थोड़ा जानकारी है। चलिए ठीक है, बंद कीजिए। मिलते हैं फिर कल की कक्षा में। कल की कक्षा में आपका आगे का खंड करेंगे, आर्टिकल 21 करेंगे, 22 करेंगे, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी थोड़ा डीप कराएंगे। बाकी आगे का जो है वो ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, तो उसको उसी क्रम से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आज के खंड में यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओके। चलिए, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। TRE 4 के लिए कुछ अभी अनाउंसमेंट तो है नहीं, कब आएगा। कोई अगर वीडियो बना के डाल रहा है तो झूठ बना के डाल रहा है, किसी को पता नहीं कब आएगा। किसी को पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, तो इसलिए आप सोचना बंद कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जब वैकेंसी आएगा तो बीपीएससी की आदत रहा है को आपको 1 महीने के अंदर फॉर्म भरवा लेगा, 15 दिन में एडमिट कार्ड जारी कर देगा, और उसके 15 दिन बाद एग्जाम ले लेगा। आप चीखते चिल्लाते रहिएगा, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, और फिर TRE 5 की तैयारी में लग जाइएगा। अब 5 आएगा नहीं कोई ठीक, उसका 5 4 का जब ठिकाना दिक्कत था, तो 5 कहाँ से ठीक होगा। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को जैसे कर रहे थे उसी अंदाज में करते रहिए, उसी लय में करते रहिए। अभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी आया है, जिनका गणित विषय रहा है ग्रेजुएशन के अंदर, सब्सिडरी में भी रहा है, तब भी भर सकता है फॉर्म। ऑनर्स गणित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स रहा है, मतलब सांख्यिकी रहा है और गणित रहा है, ऑनर्स में भी या सब्सिडरी पेपर में भी, तब भी आप
क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को डाल सकते हैं। देख लीजिएगा कि आज ही से 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन शायद हो रहा है। तो फॉर्म आप लोग प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का ही भर दीजिए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ही वैकेंसी आने वाला है। 71वीं बीपीएससी के साथ जोड़ के दे चाहे अलग दे। अब यूपी में तो क्या है कि जो बीएड किए हैं वही भर सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो आ रहा बीईओ है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यूपी में तो है जो बीएड किया वही भर सकता है। अब देखिए बिहार में भी ऐसा कर दे तो आप लोग के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग के लिए सब भरेगा तो फिर तो एक से एक कॉम्पिटिशन में लड़के हैं। नौकरी सबको चाहिए, बेरोजगार एक से घूम रहे हैं, उस सबको नौकरी चाहिए, पर भरेगा सब। फिर अगर बीएड वाला हो जाता है तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा, आप लोग के लिए जब बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। हम तो चाहेंगे खाली बीएड वालों को मौका मिले, ठीक है ना। तो आप लगातार अपना तैयारी जारी रखिए। डेली कम से कम 100-150 जीएस का, जीके जीएस का एमसीक्यू लगाना मत छोड़िए। 100-150 जीके जीएस का एमसीक्यू रोज लगाइए। पढ़ाई करिए ना करिए कोई मतलब नहीं है कि क्या पढ़ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कौन सा गाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन 150-200 एमसीक्यू रोज लगाइए। 100 भी लगाइए कम से कम, लेकिन लगाइए। एमसीक्यू जब लगाते हैं तो जो सेक्शन आपको लगता है कमजोर पढ़ रहा है, वीक पढ़ रहा है, उसको आप घेरिए, उस टॉपिक को फिर जाके किताब में से पढ़िए। तो लगातार पढ़ते रहिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी वाला जो वैकेंसी है उसको आप अगर एलिजिबल है तो भर दीजिए। और जो फॉर्म आता है जीके जीएस बेस्ड, जीके जीएस बेस्ड जो फॉर्म बिहार में आता है सब डालिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, खाली बीएड और टीआरई पर मत रहिए डिपेंड। मेरा ये कहना है कि हम टीआरई ही देंगे, हम टीचर ही बनेंगे, ये वाला मत रहिए। कौन सी बहुत भारी सैलरी मिल जा रहा है टीचर बन के, प्रिंसिपल बन रहा है उसको भी 60,000 सैलरी नहीं मिलता है। अब जो नया वाला आया है, तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब फॉर्म जो भी जीके जीएस बेस्ड आता है सब भरिए, ठीक है ना। अब बहुत चुनाव से पहले बहुत वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग करिए, इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी हम हमेशा जुड़े थे यहाँ से, हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारी जो बड़ी पहचान बनी वो मिशन 50 के माध्यम से ही बना है, रंजीत सर के माध्यम से बना है। और रंजीत सर भी लगातार विद्यार्थी के बारे में ही सोचते हैं। मुझे लगता है नौकरी के बारे में भी सर सोचते हैं, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा सर विद्यार्थी आप लोग के बारे में सोचते रहते हैं। गुजरात से भी फोन आता रहता है मेरे पास कि सर रंजीत जी कैसे हो रहा है, विद्यार्थी का क्या तैयारी चल रहा है। तो हमेशा जो सोचते रहते हैं सर। तो हम भी लगातार जो विद्यार्थी टीआरई में आज स्थिति ऐसी है कि मैं जिस जिले में जाता हूँ उस जिले में 5-7-10 बच्चा जिस चौराहे पे खड़ा होता हूँ। अभी बेतिया की शादी में गया था, बेतिया, तो मैरिज हॉल में खड़ा था तो 5 लड़के आके पैर छू के प्रणाम किए। हम यहाँ कैसे लोग हमको जानता है, तो सर टीआरई में आपसे क्लास किए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पहचान है आप लोगों से, और उस पहचान बना है तो उस पहचान का एक ऋण है हमारे ऊपर, कर्ज है हमारे ऊपर कि आप लोग कुछ करें। तो हम जैसे ही टाइम मिलेगा, जो भी टाइम मिलेगा, हम आप लोग को देते रहेंगे, टेंशन न लीजिए। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, वैकेंसी की चर्चा भी मत कीजिए। अपनी एनर्जी क्यों लगाएं, हमारे चर्चा करने से बीपीएस वैकेंसी तो देगी नहीं। बात समझिए बात। हम चाय दुकान पे घंटा डिस्कशन करें, बताओ ना टीआरई 4 नहीं आ रहा, शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, फलना क्या कर रहा है, चिलना क्या कर रहा है, ये हो रहा है, इससे क्या लाभ मिलेगा हमको। हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बी प्रोफेशनल, एकदम बिजनेसमैन बनिए अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने कमरे में बंद होइए। और एक चीज़ और बताता हूँ, हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जीवन में क्या आपके साथ घटित हुआ है, होता है कुछ लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल, व्यक्तिगत लेवल पे भी, जिससे आदमी टूटने लगता है, बिखरने लगता है कि अब मैं लगता है कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होने लगता है। लगातार मोटिवेट आदमी नहीं रख पाता। हम खुद बता रहे हैं, कई बार दोपहर में हम सो के जगते थे, कई बार ऐसा होता, नौकरी नहीं थी तो सो के जगते थे तो अंदर से पूरा धड़कन तेज, घबराहट होता था, क्या कर रहे हैं हम, और कुछ करने का मन नहीं करता था। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, भगवान थोड़े ना पाए हैं कि नहीं होगा। लेकिन लगातार अपने आप को मोटिवेट करके रखना है और ये सोचना है कि सब कुछ पाना है जीवन में, जो खोया सो खोया, अब हमको पाने के लिए सब कुछ है। एक लाइन हम बोलते थे हमेशा, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। सब कुछ खत्म हो जाए ना, यदि आपके अंदर मेहनत करने का ताकत, ध्यान रखिए बात जो मैं बोल रहा हूँ, मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। मेहनत, यदि आपके अंदर मेहनत करने का, लड़ने का और तकलीफ सहने का ताकत है ना, जिसने बोलते तकलीफ को हम किक मार के चलते हैं, हमको तकलीफ का असर नहीं होता शरीर पर। तकलीफ सहने का आदत है, मेहनत करने की आदत है, मेहनत करने का जुनून, की मेहनत करना है, तो आपको आगे बढ़ने से अभी रुक सकते हैं, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो लगातार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कोई चर्चा नहीं। वैकेंसी आएगा तो हमारी तैयारी इतनी होगी कि 1 महीने के अंदर भी परीक्षा लेगा तो हम पास करेंगे जी। अलग सोचना हमको नहीं पड़ी, बताया नहीं पहले से, एकाएक दे दिया, अब तुरंत फार्म भरवा रहा है, तुरंत एडमिट कार्ड दे दिया, क्या तमाशा है। होता है, चैनल वाले भी घूमते हैं सबकी, बताइए सर कि तुरंत परीक्षा लेना सही है कि नहीं है ना।
ये गलत कर रहा है, बीपीएससी नहीं करना, आपको पढ़ाई अपनी करनी है एज यूजुअल, ठीक है। बाकी पढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, और एकदम मोटिवेटेड रहना है। और एक बात और बता दूं, कोई विशिष्ट नहीं होता, जो सिलेक्शन ले लिया वो भी विशिष्ट नहीं है। आप अपने आप में बेहतर, हर विद्यार्थी बेहतर है। कोई अगर आपको कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, इतना दिन से लगे नहीं हो रहा है, हमारा अंतिम एज में सिलेक्शन हुआ जी, लास्ट एज में सिलेक्शन हुआ। हम दिल्ली भी गए थे पढ़ाई करने के लिए, हुआ ना सिलेक्शन। अगर हम बात लोगों के बात में आ जाते कि हम नहीं होगा, कोई चले जाओ कोई प्राइवेट जॉब में कहीं पर कुछ नौकरी कर लो, अगर हम छोड़ देते पढ़ाई तो मेरा होता बाद में। हर इंसान, हमारा क्यों नहीं, उसका कारण बताता हूं इतना लेट होने का। हम प्रीलिम तो आदमी पास कर जाता है एक दिन में, लेकिन मेंस के समय जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम एक दिन पहले छुट्टी लेके मेंस देने जाते थे, और दिन रात पढ़ाते रहते। होता ना मेंस देना भी, तो 20 दिन पहले छुट्टी लेकर रूम में बंद हो जाइए, वो काम हम करते ही नहीं थे। इस बार 67वीं में क्या हुआ कि हम 20 दिन पहले छुट्टी लिए, देखिए सिलेक्शन हो गया। तो बात हो कि आपके अंदर हर इंसान में खूबी है, हर इंसान में पोटेंशियल है। अपने आप को कम मत आकिए, आप बस मेहनत करिए ना, जैसे आप चाहते हो वैसे मेहनत कीजिए, ऑन ट्रैक आपका रिजल्ट होगा, कोई कम नहीं है। अपने आप को कम नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, पूरी शुभकामना। हम ज़्यादा समय नहीं, अगले टीचर आपके आए हैं, ज़्यादा वक्त आपका हम नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारी कभी जरूरत हो तो अजय जी से बताइएगा कि सर को बुलाइए ना एक बार, हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।